ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट वाला जो हमने किया था कि अगर किसी इक्वेशन में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स भी है और एक्स पी है, तीनों टर्म्स इन्वॉल्व हैं, तो व्हाट वी डू इज we manipulate the equation such that we are left only with fractional part of x and greatest integer of x. उसके बाद जब fractional part of x आ जाता है, in terms of greatest integer of x, we put the inequality this, and accordingly we put the values of greatest integer x and get the value of x. तो दो छोटे छोटे क्वेश्चन जो मैंने दिए थे वो एक बार देख लेते हैं। हो गए होंगे सबके, मेरा मानना है, किसी को डाउट होगा उनमें तो पूछ लेना। एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये था, तो इसका आंसर x इज इक्वल टू 0 और 1.5 है। इसको पूछना है किसी को इस वाले में? ये था ना, ये वाला दिया था ना मैंने? यस सर। हाँ, तो इसमें पूछना है किसी को, सॉल्व करूँ इसे या कर लोगे? ये तो हो गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, फिर भी अगर कोई बच्चा नहीं देख पाया है तो दिस विल बिकम दिस, तो वी विल, ये स्टैंडर्ड है बेसिकली, तो वी विल ऑलवेज राइट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट। तो दिस गिव्स अस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज लेस देन, नहीं इक्वल टू कर देते हैं पहले, तो दिस गिव्स अस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x विल बी इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाय 2, ये आ जाएगा, विच इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको तुम सॉल्व कर लेना, तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 1 की वैल्यू आ जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 आ जाएगी, उसी हिसाब से आपका x आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। किसी को इसमें डाउट है तो मुझसे पूछ लेना। ये पहला क्वेश्चन था। अगला जो था वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगला था x प्लस, ये वाला कुछ बच्चों ने गलत किया है, उन्होंने मुझे भेजा था इसका सोल्यूशन करके, तो उसमें छोटी मोटी गलतियां हैं, तो वो एक बार देख लो। तो ये है, तो हमको इसको सॉल्व करना है, तो अगेन वी विल डू द सेम थिंग। So we will write this as greatest integer x plus fractional part of x plus 3 fractional part of x is equal to 2 greatest integer of x. So this gives us fractional part of x is equal to कितना आ जाएगा इससे, 2 minus 1 greatest integer x by 4 which is less than 1 and greater than equal to 0. ये ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें, लेस देन इक्वल टू 1 मत कर देना गलती से। तो इक्वालिटी कहाँ पे आएगी कहाँ पे नहीं आएगी, बेसिक कंसेप्ट इन प्लेस होने चाहिए, वहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब इसको सोल्व करने जाएंगे आगे, तो क्या देखेंगे हम, देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 2 और 3, ये सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएंगे इसको। और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना होगा भाई, यहाँ से पता चल जाएगा, क्योंकि रिलेशन ये निकला हुआ है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाय 4। तो ये हो गया आपका 0, 1 होगा तो 1/4, 2 होगा तो 2/4 विच इज हाफ, 3 होगा 3/4। इन दोनों को ऐड कर दो तो यू विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ x which is equal to 0, this will be 5/4, this will be 5/2 and this will be 4 3 12 3 15/4, ये आंसर आ जाएंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन छोटे छोटे थे, इनको देख लो, पूछ लो कुछ पूछना है तो, नहीं तो मैं इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चन थे उनकी तरफ बढ़ रहा हूँ। ठीक है, मिटा दूं इसको? यस सर। ठीक है, चलो ठीक है। तो अगला एक छोटा सा क्वेश्चन था, वो ना बेसिकली कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए उसमें, उसमें कंसेप्ट ही है वो, बेसिकली मैथ्स में कभी थ्योरी के क्वेश्चन आते नहीं ना, तो मैथ्स में हमेशा प्रॉब्लम आती है सॉल्व करने को, लेकिन ये एक तरीके से थ्योरी का क्वेश्चन है, तो इसको एक बार देख लो ताकि कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगी, क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको याद रखनी है, उसी के लिए क्वेश्चन एक तरीके से प्रैक्टिस का मटेरियल है, ताकि वो कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो मान लेते हैं कि लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बी इक्वल टू आई, इंटीजर मान लेते हैं, पुट कर देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है ये वाली, हमने लास्ट क्लास में देखा था, s प्लस माइनस आई का जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो सेम होता है एज x। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको याद रखना। क्यों होता है इसका आप ग्राफ भी देख सकते हैं, ऐसे करके ऐसे बनता है फ्रैक्शनल पार्ट का। तो 0.3 का फ्रैक्शनल पार्ट हो या 1.3 का हो या 2.3 का हो या 7.3 का हो, सबका सेम रहेगा। बेसिकली ये पीरियडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 1 है, तो इस बात को माइंड में रखिएगा कि ये पीरियडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 1 है हमेशा। तो पीरियड 1, तो इसका पीरियड क्योंकि 1 है तो ये हर 1 के बाद रिपीट होगा। तो अगर आप 0.9 का निकाल रहे हैं तो 1.9 का निकालें, 2.9 का निकालें, या -0.1 का निकालें, या -0.9 में से 1 घटा दो, तो 2.9 का निकालो, 3.9 का निकालो, -0.1 का निकालो, -0.1.1 का निकालो, जिसका भी निकालोगे सेम आएगा बेसिकली। तो इन सब का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो सेम होगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये रिजल्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। और सेम चीज इस पे लगती है ग्रेटेस्ट इंटीजर पे, वो तो ऑब्वियस है, प्लस माइनस आई हो जाएगा। किसी भी नंबर में एक्स में अगर तुम इंटीजर जोड़ दोगे तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो ऐसा हो जाएगा। तो इन दोनों रिजल्ट्स को याद रखना, कहीं कहीं क्वेश्चंस में ये यूज हो जाते हैं। आई होप ये कंसेप्ट वो क्लियर होगा, इसमें कुछ पूछना नहीं होगा। सर ठीक है, हाँ बोलो।
ये जो आपने क्वेश्चन दिया है जब ये पॉजिटिव नेगेटिव बीच में है, एक्स और आई के बीच में, तो फिर हाँ। जब एक्स जो है सर हमेशा 1 से छोटा रहेगा। एक्स 1 से छोटा जरूरी नहीं है, एक्स कुछ भी हो सकता है। ये देख -7.3 ले ले, तो तेरा -7.3 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है हमको पता है, 0.7। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि -7.3 में अगर मैंने 17 जोड़ दिया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 17 जोड़ने पे? ये हो जाएगा 9.7। 9.7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बता? हाँ सर। तो 9.7 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? 0.7। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी भी नंबर में एक्स में, चाहे एक्स नेगेटिव हो चाहे एक्स पॉजिटिव हो, फर्क नहीं पड़ता। दिस एक्स इज एनीथिंग, एक्स बिलोंग्स टू आर। किसी भी एक्स में अगर तू इंटीजर जोड़ता है फ्रैक्शनल पार्ट तो सेम रहेगा, फ्रैक्शनल पार्ट भी सेम रहेगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर भी मतलब सेम रहेगा, एज इन ये हो जाएगा जो मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस आई। ये बोल रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव है। ये देख हम यहाँ पे 0.9 ले रहे हैं, 0.9 में मैंने 1 जोड़ा 1.9 हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 0.9। 0.9 में 2 जोड़ा कितना हो गया 2.9, फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 0.9। 0.9 से मैंने 1 माइनस कर दिया, ध्यान से सुनना, 0.9 से मैंने 1 माइनस कर दिया, कितना बचेगा -0.1। -0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 0.9। तो फ्रैक्शनल पार्ट तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम इंटीजर घटा रहे हो सब्ट्रैक्टर हो, क्योंकि ये देखना ग्राफ देखिए वाला, तो इस ग्राफ से पता चल रहा है कि ये फंक्शन पीरियडिक है, एक्स पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर एक के बाद एक वैल्यू के बाद वो अपना रिपीट करेगा वैल्यू। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 1 विल बी इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 2 will be equal to greatest integer of x minus 5 will be equal to greatest integer of x plus 100 and so on। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x में, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट x में जितने मर्जी इंटीजर जोड़ दे घटा दे उनकी वैल्यू सेम रहेगी, और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा तो ये रिजल्ट हो जाएगा जो लिखा हुआ डिब्बे में। बोलो अब पूछो डाउट, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। किताब में देख लेना बच्चों, हाँ किताब में देख लेना, ये चीज मिल जाएगी तुम्हें, हर किताब में होती है। मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये 2 रिजल्ट हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, और बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो अभी और डिस्कस कर लो, करना है तो, या बाद में कर लेना जैसे मर्जी कर लेना। ये हैं 2 रिजल्ट, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स के और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के, आगे यूज होंगे कैलकुलस में, अलजेब्रा में भी यूज होते हैं जगह जगह। इन दोनों रिजल्ट्स को याद रखना। पूछो कुछ पूछना है तो। सर फ्रैक्शनल में प्लस माइनस आई क्यों किया है? प्लस माइनस आई इसलिए किया है क्योंकि रिजल्ट है, ये बता तो रहा हूँ इतनी देर से। ये देखना यहाँ पे क्या बना रखा है मैंने, मैं कह रहा हूँ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स में तू 1 जोड़ दे 1 घटा दे 5 जोड़ दे 5 घटा दे 10 जोड़ दे 10 घटा दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट का ये देख ग्राफ, तो तेरा जो एक्स है वो तो आपने बाहर लिखा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस माइनस आई ब्रैकेट के बाहर। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस माइनस आई, सॉरी 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 सर आई नहीं होगा ना? हाँ 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 हाँ, ये नहीं होगा बेटा, ये नहीं होगा, गलती गलती, सेम रहेगा सारा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस माइनस आई विल बी इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, बिल्कुल ठीक है। ये प्लस माइनस आई ग्रेटेस्ट इंटीजर में होगा, बस यहाँ पे होगा नीचे वाले। अच्छा किया तुमने पॉइंट आउट कर दिया बेटा। चलो अगर क्लियर है ये चीज तो मैं बढ़ूं आगे। यस सर। ठीक है, तो देखो बाकी सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग ये ध्यान रखना, आप क्वेश्चन पूछो या ना पूछो क्लास में, लेकिन ये जो कंसेप्ट मैं करा रहा हूँ आप इंश्योर करना कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो, क्योंकि आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हो वरना दिक्कत होगी, फाउंडेशन से ये। तो वीडियो को बाद में देख लेना, अच्छे से रिवाइज करना, एक एक पॉइंट पे रुकना और समझना कि मैं क्या कह रहा हूँ इस समय, और अगर दिक्कत होती है तो मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके पूछ लेना। जब भी क्लास शुरू होगी तो हम क्लास में डिस्कस करेंगे, तो कोई दिक्कत होगी नहीं वैसे। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ से, तो आई एम टेकिंग अप दिस क्वेश्चन। तो ये जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन है एक तरीके से, तो ये कह रहा है कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस समेशन r is from 1 to 100 fractional part of x minus r but divided by 50। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू सम इंटीजर i, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस r, तो हमको पता ही है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस r विल बी इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। सो दिस गिव्स मी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, अंदर वाले को मैंने i मान लिया तो ये i हो जाएगा, तो i माइनस समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to 100। तो r इज इक्वल टू 1 to 100 का वो यूज नहीं रहेगा क्योंकि मैंने r ही हटा दिया, लेकिन r इक्वल टू 1 to 100 मुझे ये बता रहा है कि 100 टर्म्स, तो 100 टर्म्स है तो मैं 100 बार ऐड कर दूंगा, तो ये बन जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डिवाइडेड बाय 50, क्योंकि यहाँ पे 100 टर्म्स हैं, तो ये हो जाएगा हमारा समेशन ऑफ i माइनस 100 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डिवाइडेड बाय 50। ये मेरे ख्याल से सबको क्लियर होना चाहिए, इसमें कुछ है नहीं।
क्योंकि वेरिएबल है ही नहीं यार, तो एक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाय 50 बाहर आ गया, समेशन 100 टर्म्स का है, तो 1 1 प्लस 1 प्लस 1 करके 100 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ I माइनस 2, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ I माइनस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब ये सिंपल हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमको केस बनाएंगे, क्योंकि हमको ये नहीं पता कि फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू कितनी है। तो I तो ठीक है, I में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर हमारा 0 से 1 होता है, पहला मैं केस ले रहा हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है मेरा 0 से बड़ा है और हाफ से छोटा है, एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, I माइनस 1। I माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, I माइनस 1। तो इनफैक्ट यहां तक चलेगा, ये हाफ इक्वलिटी भी यहाँ पे आएगी, क्योंकि हाफ इक्वलिटी पे I माइनस 1 हो जाएगा। लेकिन अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हाफ से थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया, अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हाफ से थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया, एक से तो कम रहेगा, तो ये जो पोर्शन है ये वाला, ये क्या हो जाएगा, ये 1 से ज्यादा हो जाएगा। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो ये क्योंकि ये 1 से ज्यादा हो जाएगा, तो I माइनस 1.2 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो क्या होगा, ये होगा I माइनस 2, क्योंकि तुमने 1.2 घटा दिया। I तो अपने आप में इंटीजर है ही। मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये चीज समझ में आ रही होगी तुमको, तो मैं लिख रहा हूँ आंसर। तो जिनको डाउट है वो मुझसे पूछ लो अब कि सर ये कैसे आया, आपने दोबारा बताओ, मैं दोबारा बता दूंगा एग्जांपल लेके। लेकिन ज्यादातर बच्चों ने ये कर दिया है, ये थ्योरी का क्वेश्चन है एक तरीके से, इसलिए ये क्वेश्चन तुम्हें दिखेंगे नहीं पेपर में, लेकिन कंसेप्चुअली तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या होगा आंसर। तो ये जो चीज है, दिस विल बी इक्वल टू I माइनस 1 और I माइनस 2 डिपेंडिंग ऑन वेदर दिस इज दिस और दिस। तो केस बनेंगे इसमें बेसिकली। तो ये जो आपके सामने बोर्ड पे इस समय इसका सोल्यूशन है, ये इसका फुल सोल्यूशन है बेसिकली। तो इसे डिस्कस कर लो मेरे साथ अगर करना है तो, और अगर समझ में आ गया पूरा तो फिर आगे बढ़ेंगे। सर ये I माइनस 1.2 अगर नहीं, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ बच्चे, मैं कह रहा हूँ कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट मेरा x ये वाला जो है, अगर ये हाफ से 1 के बीच में हो गया, तो ये जो 2 फ्रैक्शनल पार्ट x का पार्ट है, ये क्या हो जाएगा, ये 1 से 2 के बीच में हो जाएगा ना, ये 1 से 2 के बीच में हो जाएगा। और अगर ये 1 से 2 के बीच में हो गया, जैसे इसका 7 है, तो 7 माइनस 1.2 अगर तू लेती है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 5 होगा ना बेटा। पूछो डाउट। I इंटीजर है, फ्रैक्शनल सर पार्ट अगर x जो है, फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा तो वो I हो जाएगा ना सिर्फ। अगर फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा, हाँ फ्रैक्शनल पार्ट 0 तो होगा I तो हो I हो जाएगा, I हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, क्वेश्चन में दिया हुआ था x इज नॉट इक्वल टू I, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, गुड पॉइंट, वैलिड पॉइंट, बिल्कुल सही है बच्चों। मित्र ने कहा कि सर अगर फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा तो ये I हो जाएगा, बिल्कुल सही बात कर रहा है वो, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट कभी 0 होगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है x इज नॉट इक्वल टू I, और अगर x I नहीं है तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। और बोलो। बच्चों बोलो, डाउट्स कुछ है तो। ठीक है, आगे चल रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ कि सबको क्लियर है ये, पूछना तो पूछ लो एक बार। सर हाँ बोलो। समेशन ऑफ 100 है सर, तो फिर वहाँ पे हमने केवल 100 से मल्टीप्लाई किया है। हाँ बेटा, एक बार बता, ये सब छोड़ दे। समेशन 100 का मतलब क्या है, समेशन 100 का मतलब है 100 टर्म्स हैं, तो अगर 100 टर्म्स है तो क्या आएगा। अच्छा ये बता कितना होता है, समेशन 1 टू 100 ये कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी है जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, समेशन 1 टू 100, क्या मतलब इसका, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये है किसी नहीं, इसका मतलब क्या हो गया 100। तो समेशन, अब देख दूसरी चीज बताता हूँ, समेशन r k गोज टू 1 टू 100, ध्यान से देखियो क्या कर रहा हूँ मैं, समेशन r k गोज टू 1 टू 100। अब भाई समेशन लग रहा है k पे, वेरिएबल है r, तो कितना हो जाएगा, ये r बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, समेशन 1 k इज इक्वल टू 1 टू 100। अब k तो कुछ है ही नहीं, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r इंटू 100। समझी ये बात जो मैंने बोली। यस सर। हाँ तो ठीक है, इसको ध्यान रखना, अगर और कुछ नहीं है, समेशन a है और 1 टू n जा रहा है, तो इसकी वैल्यू है an। इतनी तो बेसिक चीज है यार ये तो। ठीक है भैया, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, वरना मैं स्लाइड को रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इन्वॉल्विंग था, बहुत मुश्किल तो मैं नहीं कहूंगा उसको, लेकिन थोड़ा सा इन्वॉल्विंग था, तो एक बार कंसेप्चुअली उसको भी देख लेते हैं, और जिन लोगों का सॉल्व हो गया है, तो काफी बच्चों ने सॉल्व कर लिया है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखना कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तो आपको इनमें कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है बच्चों। तो ये बन रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने दिया था, 8 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस
12 डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2 इंटू, ये था क्वेश्चन। तो दोबारा वही करते हैं, एक काम करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बी इक्वल टू i, तो मुझे ये पता चल जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 विल बी इक्वल टू i माइनस 2। तो ये बन गया मेरा i डिवाइडेड बाय i माइनस 2 माइनस i माइनस 2 डिवाइडेड बाय i इज इक्वल टू 8 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 12, 8 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 12 डिवाइडेड बाय i माइनस 2 इंटू i। ये बन गया बच्चा। तो सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये बन जाएगा आई स्क्वायर माइनस आई माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई इंटू आई माइनस 2 इज इक्वल टू 8 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 12 डिवाइडेड बाय आई माइनस 2। अब एक चीज याद रखना भाई, मैं इसमें से डिनोमिनेटर में से i माइनस 2 आई माइनस 2 आई और i इनको कैंसिल कर रहा हूँ। तो यहां से मैं ये कैंसिल तब कर सकता हूं जब मैं कहूं कि i इज नॉट इक्वल टू 2 एंड i इज नॉट इक्वल टू 0। और जब मैं बोलता हूं i इज नॉट इक्वल टू 2, इसका मतलब हो जाता है x इज नॉट बिटवीन दीज, ना इसके बीच में होगा, 2 से 3 के बीच में नहीं हो सकता x, क्योंकि x अगर 2 से 3 के बीच में हो गया तो ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, पर मैं ये कैंसिल नहीं कर सकता, फिर गड़बड़ होगी क्वेश्चन में। तो अगर मैं इसे कैंसिल कर रहा हूं नीचे से, इसका मतलब है ये वैल्यूज नहीं लेनी है। तो फाइनल आंसर में अगर i यहां से आ गया कहीं से, x अगर इनमें से कोई वैल्यू आ गई जो मैं बोर्ड पे काट रहा हूं, तो वो वैल्यूज मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, और अगर उन वैल्यूज को एक्सेप्ट करूंगा तो मैं नीचे से कैंसिल नहीं करूंगा बेसिकली। तो ये हो गया भाई, तो i इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है x जो है वो 0 और 1 के बीच में नहीं है। ये मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो रहा होगा, नहीं है, नहीं है इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि i को 0 नहीं होना है। तो मैं कह रहा हूं कि x विल नॉट बी बिटवीन 1 एंड 0। यहां तक क्लियर होगी मेरे ख्याल से सबको चीजें? यस सर। यस सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। तो उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर प्लस 4i माइनस 4 इज इक्वल टू 8 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 12। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ये देखो। तो दिस इक्वेशन विल कम आउट टू बी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x विल बी इक्वल टू, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x विल बी इक्वल टू, थोड़ा सा अगर रीअरेंज करोगे माइनस 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा भाई i बाय 4 माइनस 2, ये बन जाएगा अगर तुम ध्यान से देखो तुम, क्योंकि माइनस 16 हो जाएगा और मैं आई से डिवाइड कर दूंगा, ये बन जाएगा विच इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाय 4 माइनस, बाय 4 आएगा क्या? नहीं, बाय 4 नहीं आएगा, बाय 2 आएगा, बाय 2, क्योंकि ये 4i है और ये 8 है, हाँ तो ये 2 आएगा, ये बनेगा बच्चों, ये बनेगी क्वेश्चन। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि ये चीज मेरी 1 से कम होगी और 0 से ज्यादा होगी, तो यहां से ये क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएगा। दोबारा हम वहीं पहुंच गए जहां हम पहुंचते थे स्टैंडर्ड क्वेश्चन में इस टाइप के, कि भाई पूरी इक्वेशन को फ्रैक्शनल पार्ट में और ग्रेटेस्ट इंटीजर में डाल दो। तो भाई कौन कौन सी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू है, यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेंगी, 0 से 1 के बीच में रखेंगे। हम कहेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स यहाँ पे हो सकता है तुम्हारा 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, 1 हो सकता है, नहीं हो सकता, 2 हो सकता है, नहीं 1 मिनट, 2 भी नहीं हो सकता, 4 हो सकता है, 2 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, 4 होगा ये, देख लो सब लोग 4 एक एंड बार। 5 हो रहा है। हाँ 4 एंड 5 होगा, बस ये देख लो एक बार, 4 और 5 होगा। और जब ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स होगा हमारा, इसमें पुट कर दो 4 की वैल्यू, तो 4 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा। और जब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 5 होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट की एक्स की वैल्यू आ जाएगी हाफ। तो एक्स कितना हो गया, एक्स हो गया 4 और 5 जमा हाफ विच इज 11/2। तो भाई ये आंसर है बोर्ड पे जो लिखा हुआ है। काफी बच्चों ने निकाल लिया था ये आंसर, जिन्होंने नहीं निकाला वो चेक कर लो इसको, और जहां फंस रहे थे उसे चेक कर देख लो, पूछ लो एक बार। तो देखो क्वेश्चन सिंपल होते हैं, क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते हैं, बट कंसेप्ट जो है ना सही तरीके से लगाओगे तो आराम से पहुंच जाओगे आंसर। कंसेप्ट में अगड़म पगड़म करोगे तो फिर अगड़म पगड़म हो जाएगी पूरे क्वेश्चन में। क्लियर है सबको ये? चलूं आगे? यस यस सर। सर। चलो Yes, sir. बढ़ते हैं, ठीक है।
तो अगला एक और क्वेश्चन दिया था मैंने, वो भी एक बार ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। तो वो क्वेश्चन था ये वाला। मैंने कहा था कि आईआईटी में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि वो कहते हैं भाई नॉन डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करो, डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करो। तो वो ग्राफ दे देते हैं कि बनाओ। तो ग्राफ की अप्रोच काफी बेटर रहती है कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफरेंशिएबिलिटी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने ऐसे दिया था बनाने के लिए कि भाई इसका ग्राफ बना के देख लो। तो मेरे ख्याल से एक्स को -3 से 2 दिया था मैंने, -3 से 2। तो ये हो जाएगा आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें ये क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ग्रेटर इंटीजर एक्स लगा है, तो जब भी ग्रेटर इंटीजर एक्स लगे तो हमेशा एक्स के इंटरवल्स ले लो। इंटरवल्स लेने जरूरी होते हैं अगर ग्रेटर इंटीजर एक्स है। तो -3 से शुरू करना है तो -3 से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं भाई -3 से 2। तो अगर -3 से 2 होगा तो y क्या होगा, क्योंकि y जो है वो तो mod x प्लस ग्रेटर इंटीजर एक्स है। तो ग्रेटर इंटीजर एक्स कितना हो जाएगा, -3। और mod x कितना हो जाएगा, सॉरी -3 से -2 ले रहा हूँ मैं। और mod x कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x नेगेटिव है। तो फ्रैक्शनल पार्ट y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा -x -3। ये बनेगी इसकी पहली ब्रांच। बस इंटरवल्स लेते चले जाओ बेसिकली। ठीक है, -x -1 -x -2 -x -3। ठीक है, उसके बाद दूसरा इंटरवल ले लो। तो ये -2 हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से कर लिया होगा तुम लोगों ने, बन गया होगा सबका। ठीक है, तो ऐसे बना होगा ना सबने, ऐसे किया होगा। तो ये ऐसे आ जाएगा, x आ जाएगा और x + 1 आ जाएगा। तो ये इसके 5 इंटरवल बन जाएंगे बेसिकली। ये होगा तुम्हारा 1 से लेकर 2 तक, ये होगा तुम्हारा 0 से लेकर 1 तक। तो ये 5 इंटरवल बन जाएंगे इसके, और वहां से ये फंक्शन मैप कर देना तुम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। तो ये ऐसे करके मैप हो जाएगा। तो ये -1 -2 ग्राफ बना लेता हूँ। ग्राफ की फिगर देख के समझ लेना कि तुम्हारा सही है कि गलत है। तो ग्राफ जो है इसका ऐसा होगा, ये बनेगा भाई इसका ग्राफ जो मैंने दिया था। तो एक बार तुम ग्राफ बना लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है अगर तुम इसे मैनेज कर लो तो। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखो। मुश्किल थोड़ी है ये, लेकिन ये 5 नंबर का क्वेश्चन है आईआईटी का। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी दिखते हैं पेपरों में। अब मुझसे डिस्कस कर लो एक बार ये, जिनको डाउट है इसमें। 2 पे 4 होगा सर। क्या चीज 2 पर 4 होगा? हाँ ठीक है, 2 पर 4 हो जाएगा, 2 पर 4 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और बोलो, बोलो, किसी को डाउट है? सब क्लियर है? सर एक बार दोबारा से बता दो, मेरी डिस्कनेक्ट हो गई थी क्लास। ठीक है बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ, हमको इसका वो निकालना है ग्राफ। ठीक है, तो इसका ग्राफ निकालना है तो हमारे यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है। अब जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो हमें पता है कि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू सिर्फ किसी रेंज में निकाल सकते हैं, क्योंकि अलग अलग एक्स की रेंज में उसकी वैल्यू अलग अलग आएगी। तो हमको उसने दे रखा है -3 से 2। तो जहां जहां पे भी इंटीजर वैल्यू है, कहाँ कहाँ पे है, -3 -2 -1 0 1 और 2, यहाँ पे ब्रेक होगा फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन बनेगा। क्यों, क्योंकि हर इंटरवल में उसकी वैल्यू अलग आनी है। तो पहले मैंने -3 से -2 ले लिया। तो जैसे मैंने -3 से -2 लिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी, -3 हो गई। पर mod x कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा, क्योंकि x नेगेटिव है। बस उस तरीके से मैं इंटरवल ब्रेक करता चला गया तो मेरे पास ये बन गया कि y जो है वो पीस वाइज फंक्शन है, उसकी वैल्यू ये होगी हर जगह, अलग अलग पॉइंट्स पे उसकी वैल्यू आ गई मेरे पास। तो उसको मैंने प्लॉट कर दिया तो मेरे पास ये करवा दिया। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे आईआईटी में क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के कि भाई नॉन डिफरेंशिएबिलिटी बताओ किसी फंक्शन, तो कई बार तो ऐसे ही मैंने जो आता है बिना ग्राफ बनाए, लेकिन बहुत बार ग्राफ बनाना जो है काफी कन्वीनियंट रहता है और इजी तरीका होता है बेसिकली क्वेश्चन करने का। अब ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तुम्हारे सामने जो बोर्ड पे है आईआईटी का, किसी जमाने का पुराना, लेकिन देखो कितना सिंपल है। तो अगर कंसेप्ट को सही तरीके से यूज करो और ग्राफ में इसलिए बोल रहा हूँ, अभी हम ग्राफ शुरू करेंगे, आज की क्लास ग्राफ से शुरू हो रही है। मतलब ये तो मैं पुराने क्वेश्चन करा रहा हूँ, अब हम ग्राफ शुरू करेंगे। तो ग्राफ जो है ना वो टूल है बेसिकली मैथ्स में। उससे क्या होता है, हमारी मैथ्स पे पकड़ बन जाती है अच्छी, और खासकर कैलकुलस जैसा एरिया जो है। तो बहुत सारे बच्चे तो ज्यादातर क्वेश्चन मैथ के ग्राफ से ही करते हैं, और मैं तो बोलता हूँ करना भी चाहिए। ग्राफ की पकड़ एक बार हो जाए तो कंसेप्ट क्लियर होगा। तो चलूं आगे यहाँ से, मेरे ख्याल से नाउ वी कैन प्रोसीड विद ग्राफ्स। बिल्कुल सर। चलो बच्चों, लेट्स प्रोसीड। तो मैंने एक दो चीजें और थी छोटी छोटी, मैं उनके आंसर लिख रहा हूँ बोर्ड पे। हालांकि वो तुम लोगों को क्लियर होगा क्योंकि वो उतना कॉम्प्लिकेटेड था नहीं, सिंपल से क्वेश्चन थे वो। एक क्वेश्चन था कि x की वैल्यू फाइंड करनी थी जिसमें x पावर 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है 3 से बड़ा था। तो मैंने कहा था मल्टीपल तरीकों से कर लेना, एक तरीके से मैंने करके दिखाई दिया था। तो मैं इनके आंसर लिख रहा हूँ अभी, मैं डिस्कस नहीं करूंगा इनको। एक बार दोबारा ट्राई कर लेना, अगर तुम्हारे आंसर गलत है तो मुझसे पूछ लेना, 1-on-1 पूछ लेना या बाद में पूछ लेना, क्योंकि ये ना सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। अब हम ग्राफ करना शुरू करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम अपने आप अटेम्प्ट कर पाओगे इजीली। तो इसका जो है वो 4⁴ का मतलब क्या हुआ, हाफ रूट 2, 2⁴ 1/2 से √2 से infinity। ये इसका सोल्यूशन था पहले वाले का।
और मेरे ख्याल से एक और दिया था मैंने छोटा सा, वो तो सिंपल सा था, वो था एक्स क्यूब माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। तो इसका सॉल्यूशन आया था x इज इक्वल टू 4⁻⁴ क्योंकि ये इक्वलिटी है, तो इसमें एक ही सॉल्यूशन आएगा, वैल्यू आएगी एग्जैक्ट। क्योंकि ये इनइक्वलिटी है तो इसमें रेंज आएगी। इसको हमेशा ध्यान रखना, इनइक्वलिटी होगी तो आंसर रेंज में होगा, ऑब्वियस है, और इक्वलिटी होगी तो आंसर हमेशा फिक्स वैल्यू होगी, एक फिक्स वैल्यू होगी, एक वैल्यू होगी या दो वैल्यू होंगी या तो जो भी होगा, लेकिन वैल्यू आएगी पर्टिकुलर, वरना रेंज आएगी। तो ये दोनों क्वेश्चन भी थे छोटे छोटे, मेरे ख्याल से तुम लोगों के हो गए होंगे। अगर तुम में से कोई कहता है कि सर इसको एक बार करा दो ब्रीफली, तो मैं करा दूंगा अभी कहोगे तो, नहीं तो मेरे ख्याल से ये मैनेज हो जाएंगे। बोलो क्या करना है, यहाँ से आगे चल दूं या डिस्कस कर दूं? चलिए सर। ठीक है, बाकी सारे बच्चे चलूं ना आगे? चल रहा हूं फिर मैं। 1 2 3 चलो। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ग्राफ शुरू करने से पहले हम लोग बेसिक ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ्स में हम दो चीजें करेंगे, एक तो हम बेसिक ग्राफ समझेंगे जो होते हैं मेन फंक्शंस के जो हमें चाहिए, और दूसरी चीज हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, कि एक ग्राफ को दूसरे ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन हमने थोड़ा सा देखा था, लेकिन हम हायर ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। तो मैं ग्राफ के बेसिक ग्राफ से शुरू कर रहा हूँ। तो लेट्स से सबसे पहले हम ग्राफ देखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर, क्या चल रहा है भाई, चल रहा है पेन, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 2n से शुरू करते हैं, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x पावर 4 आ जाएगा, x पावर 6 आ जाएगा, ये सारे के सारे आ जाएंगे। तो ये जो ग्राफ बनेंगे ये आपके सामने बोर्ड पे हैं। ये सारे के सारे ग्राफ 1,1 से पास करेंगे, इनकी कंडीशन ये है कि ये सारे 1 से पास करेंगे। इन सब अगर y इज इक्वल टू आप x पावर 2n बोलते हैं, तो इनका जो डोमेन होगा, डोमेन वो वैल्यू होती है जो x ले सकता है। ये हम फंक्शंस में डिटेल में करेंगे जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं बेसिक कर रहा हूँ सिर्फ ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। डोमेन वो होता है जो x वैल्यूज ले सकता है, सच दैट फंक्शन इज मैथमेटिकली डिफाइंड, और y रेंज वो वैल्यूज होती है जो y लेगा। तो इसका डोमेन होता है, अगर डोमेन कभी क्वेश्चन में ना दिया हो तो जो भी बिगेस्ट एप्लीकेबल डोमेन है रियल नंबर के सेट पे, हम वो चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे बोलता है y इज इक्वल टू 1/x-1, तो मुझे पता है इसके अंदर x1 नहीं हो सकता, तो मैं कह दूंगा डोमेन इज x बिलोंग टू r-1। तो अगर ना दिया हुआ हो तो मैं ऑटोमेटिकली उसको चूज कर लेता हूँ। तो जैसे ये फंक्शन है, इसके लिए डोमेन होगा x बिलोंग टू r, और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो y जो होगा उसकी जो रेंज होगी, y जो है प्लस इन्फिनिटी भी जाएगा माइनस, और y बेसिकली माइनस इन्फिनिटी नहीं हो सकता, y हमेशा प्लस इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x4 के जो फंक्शंस होंगे वो कुछ इस टाइप के होंगे जो मैं बना रहा हूँ। सारे के सारे 1,1 से पास करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये बनेगा आपका, लेट्स से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला ग्राफ, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। अब अगर मैं y इक्वल टू एक्स पावर 4 बनाऊंगा तो कैसा बनेगा? x पावर 4 ज्यादा स्टीप होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे x पावर 4 ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट नोट करने वाला है कि x पावर 4 जो है, क्योंकि अगर x 1 और -1 के बीच में होता है भाई, अगर x 1 और -1 के बीच में होता है तो x स्क्वायर x से छोटा हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर x -1 से -1 के बीच में है तो x स्क्वायर विल बी लेस देन x पावर 4 विल बी लेस देन x स्क्वायर एंड सो ऑन। मेरे ख्याल से ये सबको क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए जो लिखा हुआ है मैंने नीचे। एक और बार समझा दें सर। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया ये जो ग्राफ बनेगा x पावर 4 का, ये बनेगा ऐसा, ये नीचे से आएगा भाई, कभी ऊपर से निकाल दो, ये ऐसे जाएगा। ये बना ग्राफ तुम्हारा x पावर 4 का, ये बना ग्राफ तुम्हारा x पावर 2 का। x पावर 6 का ग्राफ कैसा बन जाएगा? और 6 का ग्राफ ऐसा बन जाएगा। एक बार समझा दीजिएगा सर, ये x और x स्क्वायर x और 4 से लिखा है नीचे। ठीक है, अभी समझाता हूँ, रुक जा। ये बन गया भैया x पावर 6 का ग्राफ। ये चीज ध्यान रखनी है। देख मैं क्या बोल रहा था, अभी समझाता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर x -1 से 1 होगा, मैं कह रहा हूँ कि अगर x -1 से 1 होगा, जैसे एग्जांपल ले ले, x इज इक्वल टू 0.5 ले ले, तो 0.5 का स्क्वायर कितना है? 0.25। कौन छोटा है? 0.25 छोटा है। तो x जब भी -1 से 1 होगा तो x पावर 6 विल बी लेस देन x पावर 4 विल बी लेस देन x पावर 2, ये बोल रहा था मैं, विल बी लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1, ये बोल रहा हूँ। तो ये तो ऑब्वियस है, ध्यान रखिए उसको। इसीलिए जो ग्राफ है x पावर 4 का, जो ग्राफ है देख, 1 से -1 के बीच में x स्क्वायर के नीचे आ गया, देख नीले वाला x पावर 4 का है, वो x स्क्वायर के नीचे है, क्योंकि 1 से -1 में x स्क्वायर नीचे, x पावर 4 कम होगा x स्क्वायर से, इसलिए। क्लियर होगी ये चीज सबको?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, उतारना है उतार लो अगर लिख रहे हो तो साथ साथ, नहीं तो वीडियो देख लेना। इसको मिटा रहा हूँ मैं, एक सेकंड। हर स्लाइड को मिटाने से पहले मैं 1 2 3 बोलूंगा, तो किसी बच्चे को कोई ऑब्जेक्शन होगा तो उस बीच में बोल देना, क्योंकि ऑनलाइन नहीं है ना, ऑनलाइन है ना भैया, मैं तुम्हें देख नहीं सकता सबको, तो मुझे पता नहीं चलता किसी के डाउट में डाउट है क्या। तो हर स्लाइड को चेंज करने से पहले आई विल से 1 2 एंड 3, तो 3 तक बोल देना वरना मैं स्लाइड बदल दूंगा। ठीक है भाई, 1 2, एक मिनट सर। ठीक है। सर हाँ बोलो। सर ये 1 से लेकर 0 के बीच में होगा ना सर, -1 के बीच में जा ही नहीं सकते। x स्क्वायर x की पावर 4 x स्क्वायर 6। क्यों भाई? अरे वाई है यार पॉजिटिव, एक्स तो नेगेटिव हो सकता है, एक्स तो नेगेटिव होने में क्या दिक्कत है? भाई अच्छा, एक्स क्या बोल रहा है? हाँ, ऐसी गलती नहीं। अच्छा। ठीक है, बढ़ रहा हूं मैं, 1 2 3। चलो भाई लेट्स मूव। अगला, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 2n + 1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या मतलब हुआ? y इज इक्वल टू x क्यूब x5 एंड सो ऑन। डोमेन क्या होगा? x बिलोंग्स टू r। रेंज क्या होगी? y बिलोंग्स टू r। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। जब x टू द पावर ऑड है, जब पावर 1 3 5, तो y भी -∞ से +∞ जाएगा। लेकिन अगर x टू द पावर 2 है, x टू द पावर 4 है, तो y कभी भी -∞ नहीं जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। मेरा मानना है सबको समझ में आ गया वो जो मैंने बोला है। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा, इनके ग्राफ में क्या होगा? इनके ग्राफ में भी पहली चीज वही होगी, सारे कर्व 1, 1 से पास करेंगे और सारे कर्व इस बार -1, -1 से पास करेंगे यहां से। तो सबसे पहला कर्व आता है y इक्वल टू x का, जो कि सीधी लाइन हो जाएगी। ये बन गई आपकी y इक्वल टू -x की लाइन, सॉरी y इक्वल टू x की लाइन। तो पहला कर्व हो गया y इक्वल टू x। दूसरा कर्व बना लेते हैं इसके ऊपर, y इक्वल टू x क्यूब। तो x क्यूब जो है यहां से आएगा ऐसे करके, ऐसे, और ऐसे करके ऐसे निकल जाएगा भाई। तो ये बन गया तुम्हारा x क्यूब का कर्व। ये y इक्वल टू x क्यूब हो गया भाई। ध्यान रखना, -1 से 1 के बीच में x क्यूब जो है x के नीचे रहेगा, सॉरी 0 से 1 के बीच में x क्यूब x के नीचे रहेगा। अगर ये x 0 से 1 है तो x पावर 5 विल बी लेस देन x पावर क्यूब लेस देन x लेस देन 0। लेकिन अगर x तुम्हारा -1 से 0 हो गया तो उल्टा हो जाएगा, तो जो x क्यूब है वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है ना, तो माइनस में बड़ा नंबर छोटा हो जाता है बेसिकली। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, तो मेरा मानना है कि तुम लोग समझ जाओगे इन चीजों को। तो यार आईआईटी की तैयारी कर रहे हो तो आई डोंट थिंक इट शुड बी एन इशू, लेकिन छोटी छोटी चीजें हैं, इनको ग्राफ में बाकी जगह याद रखना हमेशा। तो ये बनेगा आपका ग्राफ x पावर 5 का, ये बना रहा हूँ मैं नीले वाला, ये बना आपका ग्राफ x पावर 5 का। अब मैं रुक रहा हूँ इस स्लाइड पे, जिनको डिस्कशन करना है, कुछ पूछना है पूछ लो। ये x पावर 5 है नीले वाला। ये 3 ग्राफ बन गए आपके, ऐसे ही बाकी बन जाएंगे। ठीक है, Yes, sir. सर ठीक है, कुछ सर पूछना है पूछो। हेलो सर। सर बेटा आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर ये x स्क्वायर x रेज़ टू द पावर 4 में y नॉट टेंड्स टू -∞, सर वहां पे डाउट है। बेटा देखो, जब तुम्हारा y इज इक्वल टू एक्स पावर 2 है या x पावर 4 है या कुछ भी है, x पावर 100 है, तो जब तुम x को -∞ लेके जाओगे तब भी y +∞ जाएगा, और जब तुम x को इन्फिनिटी लेके जाओगे तब तो y +∞ जाएगा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है ना भाई, तो तुम प्लस माइनस नंबर डालो तो हमेशा जाएगा। तो ये जो कर्व होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला, ये जो कर्व होता है, मैं डिटेल में कराऊंगा बाद में, लेकिन अभी तुमने पूछा है तो मैं बता रहा हूँ। ये जो कर्व होता है इवन पावर वाला, ये हमेशा यहाँ से आएगा और यहाँ जाएगा। यहाँ पे क्या करेगा कर्व बीच में, वो डिपेंड करता है कर्व कैसा है, लेकिन वो कभी भी -∞ की तरफ नहीं जाएगा, इसको ध्यान रखना। अगर कर्व इवन है तो, अगर कर्व ऑड है, ऑड पावर है, तो यहाँ से आएगा, यहाँ पे कुछ करेगा और यहाँ जाएगा हमेशा। ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब की फॉर्म होगी, एक्स क्यूब या x5। अगर ये माइनस हो गया, -x क्यूब, तो उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा, यहाँ पे कुछ करेगा और यहाँ चला जाएगा।
तो ये हम करेंगे डिटेल में, लेकिन अभी तुम बस इसे समझ लो जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ये चीज तो समझ में आनी चाहिए ना जो मैं बोल रहा हूँ, ये वाली देखो जो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ अभी, कि अगर एक्स स्क्वायर होगा एक्स फोर होगा तो वो हमेशा प्लस इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा, तो कभी भी माइनस इन्फिनिटी नहीं जा सकता वो, बेसिकली नीचे की तरफ हो सकता है, मतलब ऐसा हो जाएगा कि यहाँ से आया यहाँ पे गया ऐसे करके चला गया, लेकिन माइनस इन्फिनिटी नहीं जाएगा वो कभी, ये बोल रहा हूँ मैं। क्लियर है ये चीज? सर हाँ बोलो। तो वहाँ पे जो y इक्वल्स टू एक्स की पावर 2n+1 है, वहाँ पे 2n+1 होगा या फिर -1 होगा? 2n+1 होगा ना बेटा, n नेचुरल नंबर है, तो मैं n को 1 डालता हूँ तो 3 आ जाता है, n को 0 डालता हूँ, मतलब होल नंबर ले लो n को, नेचुरल नंबर मतलब, या हाँ, तो 0 डालूंगा तो ये आ जाएगा, 1 डालूंगा तो ये आ जाएगा, 2 डालूंगा तो ये आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। और अगर नेचुरल नंबर ले रहे हो तो 2n-1 ले लो, एक ही बात है बेटा, वो तो छोटी छोटी चीजें हैं। तो ठीक यहाँ है नेचुरल नंबर रख दो, यहाँ 2n-1 ले लो, होल नंबर करना पड़ेगा वरना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, तुम्हारी बात सही है कि 2n-1 कर दो सर, क्योंकि नेचुरल नंबर लिया आपने, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सबको क्लियर है फंडा? भाई मेमोरी में रखनी है ये सारी चीजें, ये छोटे छोटे कर्व्स हैं, मेमोरी में रखने हैं। चलो मैं मिटा रहा हूँ इस स्क्रीन को, किसी को पूछना है तो पूछ लो। 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट इज लेट्स से y इज इक्वल टू 1/x 1/x क्यूब, इस टाइप के कर्व, सिंपल है। और दूसरी कैटेगरी देख लेते हैं, y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर 1/x पावर 4 1/x पावर 6 एंड सो ऑन, इस टाइप के कर्व देख लेते हैं एक। तो इसको बना लेते हैं, तो ये 1/x वाला जो होगा ये इस टाइप का बनेगा, ये सारे भी दोबारा 1,1 से पास करेंगे, ये सारे के सारे पास करेंगे 1,1 से, और -1,-1 से, 1,1 से पास करेंगे और -1,-1 से पास करेंगे। और ये सारे जो हैं हमारे, ये वाले जो हैं ये पास करेंगे सारे के सारे 1,1 से और -1,1 से, ये आप वैल्यू निकाल के देख सकते हैं। तो ये जो कर्व है 1/x वाले, ये भैया इस टाइप के आएंगे, ये ऐसे बनेंगे, ऐसे, ये 1/x वाले कर्व बनेंगे, ये 1,1 पॉइंट होगा। इसी में अगर दूसरा कर्व ले लोगे तो वो ऐसा हो जाएगा 1/x क्यूब का, यहाँ नीचे हो जाएगा इसके बाद। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, एक बार खुद से बना के ट्राई कर लेना ये कैसे हो रहे हैं। प्ले विद ग्राफ्स करके किताब आती है अरिहंत की, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो अरिहंत में यही सब है जो मैं करा रहा हूँ। ये नेट पे भी मिल जाएगा, गूगल पे डालोगे कि भाई ग्राफ्स फॉर IIT JEE, तो कोई ना कोई वेदांतु का, किसी ना किसी कंपनी का कोई ना कोई लेक्चर आ जाएगा, जो देखोगे तो आइडिया लग जाएगा। इनफैक्ट मेरा जो वीडियो है, मतलब मेरे जो तुमने देखा होगा मेरे चैनल पे भी बहुत सारे वीडियोज हैं नीचे, जो मैंने लास्ट ईयर बच्चों का कोरोना टाइम में लिए थे ऑनलाइन, तो वहाँ पे भी ये ग्राफ के वीडियो तुम्हें मिल जाएंगे, तो अगर तुम्हें देखने हैं पहले से तो देख सकते हो आराम से, काफी सारे वीडियो हैं उसमें यूट्यूब चैनल पे, अगर तुम स्कैन करोगे तो तुम्हें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बेसिकली। तो ये 1,1 से पास करेंगे सारे के सारे कर्व, तो ये हो जाएगा 1/x क्यूब का कर्व, ये हो जाएगा 1/x का कर्व, इसी तरीके से बनाते जाओ। बाकी सिमिलरली इवन वाली पावर में आओगे तो वो ऐसे बन जाएंगे, क्योंकि वो इवन फंक्शन है बेसिकली, सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे। और 1/x स्क्वायर है 1/x4 है तो वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो ये सारे यहाँ से पास करेंगे 1,1 से और -1,1 से। तो ये ग्राफ ये बन गया। जैसे अगला ग्राफ बनाओगे 1/x पावर 4 का, तो इसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही x ऊपर जाएगा तो इस तरीके से बनते चले जाएंगे ये ग्राफ। x पावर 4 ज्यादा हो जाएगा 1/4, हाँ। तो जैसे ही x 1 से ज्यादा होगा तो x पावर 4 जो है x स्क्वायर से ज्यादा हो जाएगा, इफ x इज ग्रेटर देन 1। इस तरीके से एनालाइज कर सकते हो कि अगर x 1 से ज्यादा है तो x पावर 4 x स्क्वायर से ज्यादा होगा, इसका मतलब 1/x पावर 4 जो है 1/x स्क्वायर से कम हो जाएगा। तो जो नीचे वाला कर्व है वो हो गया 1/x पावर 4 का, ऊपर वाला कर्व हो गया 1/x स्क्वायर का। तो इस तरीके से कर्व बना सकते हो अपने आप कंफर्टेबली। करो डिस्कस। करो डिस्कस करो जो पूछना है, तो वरना मैं 1 2 3 करके आगे निकल जाऊंगा। बोलो किसी को बोलना है इसमें कुछ तो। डोमेन और रेंज की जहां तक बात है, तो इसमें डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू r -0, दोनों में ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू r -0। रेंज तुम देख सकते हो, इसमें जो रेंज होगी y की, रेंज कितनी है देखो, रेंज ग्राफ से पता कर सकते हो। रेंज का मतलब क्या है, y कहां से कहां जा रहा है, तो तुम कह सकते हो y बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी -0, 0 नहीं होगा। और इस केस में क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू इन्फिनिटी टू 0। तो ये देख लो, कुछ चीजें जो मैंने लिखी हैं बोर्ड पे ऑब्जर्व कर लो और पूछ लो मुझसे कुछ। बोलो बच्चों। क्लियर है सर। ठीक है, चल रहा हूं मैं यहां से आगे। 1 2 3,
अब जो हम ग्राफ देख रहे हैं वो थोड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, क्योंकि वो हम काफी ज्यादा यूज करेंगे थ्रू आउट IIT मैथमेटिक्स। वो है y इज इक्वल टू ए पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें दो पॉसिबिलिटी होती है, y इज इक्वल टू ए पावर एक्स का इनवर्स फंक्शन होता है x इज इक्वल टू लॉग ए वाई। तो y इज इक्वल टू ए पावर एक्स जो है ये मैथमेटिकली तभी वैलिड है व्हेन a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a इज y इज इक्वल टू ए पावर एक्स कह रहे हो तो a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, सॉरी a नॉट इक्वल टू 1, क्या बोल रहा हूं मैं, लॉगरिथम के लिए वरना वैलिड नहीं रहेगा। a इज नॉट इक्वल टू 1 एंड a शुड बी, अब इसमें दो केस बनते हैं, a 1 तो होगा नहीं कभी भी, क्योंकि लॉग फंक्शन में a को हम कभी 1 नहीं लेते हैं, ये तो आपको पता होगा मेरे ख्याल से। क्यों नहीं लेते हैं उसका भी रीजन है, वो हम बाद में मैं डिटेल में बता दूंगा जब हम मिलेंगे। तो a 1 नहीं होगा इसके अंदर, तो 1 होगा तो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं जाएगा, इनवर्स नहीं निकाल पाओगे। अब y इज इक्वल टू ए पावर एक्स जो है, एक काम करता हूँ मैं, कंफ्यूज ना करूँ तुम्हें, मैं लॉग पे आता हूँ बाद में, पहले मैं इसको एनालाइज करता हूँ। ये जो y इक्वल टू ए पावर एक्स है, इसकी दो पॉसिबिलिटी है, y इज इक्वल टू ए पावर एक्स। इसको मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है, a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। अब यहाँ से दो केस बनते हैं बच्चों, एक बनता है a ग्रेटर देन 1 और एक बनता है a बिटवीन 0 एंड 1। तो y इज इक्वल टू a ग्रेटर देन 1 जो है वो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, जैसा कि तुम e पावर x का भी जानते होगे। ये ग्राफ बनता है आपका y इज इक्वल टू a पावर x का। और अगर a बेस जो है वो 0 से 1 के बीच में हुआ तो जो ग्राफ बनता है वो ये बनता है। मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने देखा हुआ होगा इसको किताबों में, अगर नहीं देखा है तो आप इसे देख लीजिए और इसको आपको मेमोराइज करना है। मेमोराइज क्या मतलब पता होना चाहिए। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू a पावर x का, वेयर a इज बिटवीन 0 एंड 1। यूज करेंगे आगे काफी जगह, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसमें है a इज इक्वल टू ग्रेटर देन, ये ग्राफ जो है ये पास करता है आपका, अरे सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं लॉग से कंफ्यूज हो गया, सॉरी बेटा, माय मिस्टेक। मैंने क्या ग्राफ बना दिया एकदम गलती से, ये बनेगा बच्चों, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू ए पावर एक्स का। इसका हम इनवर्स फंक्शन बनाएंगे अभी लॉग का, वो बाद में आएगा। तो ये y इक्वल टू ए पावर एक्स का ग्राफ है आपके सामने। ये दोनों ग्राफ पास करते हैं हमेशा 0,1 से, क्योंकि अगर आप x को 0 डाल देंगे तो आप देखेंगे y इज इक्वल टू ए पावर 0 विच इज 1। ये कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन विल ऑलवेज बी इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर बेस 1 से ज्यादा है तो हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा एक्सपोनेंशियल, और बेस अगर 1 से कम है तो हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो y इज इक्वल टू ए पावर एक्स, तो इसी का भाई है y इज इक्वल टू ई पावर एक्स, जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ये जो बोर्ड पे है ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है बच्चों हमारे IIT JEE प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पे रुको 2 मिनट और ग्राइंड करो, और कुछ पूछना है तो पूछो, उसके बाद मैं अगली स्लाइड पे जाऊंगा। सर माइनस ए की पावर एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा? किसका बेटा? माइनस ए की पावर एक्स। माइनस ए की पावर एक्स? बेटा माइनस ए पावर एक्स का ग्राफ नहीं बनेगा। माइनस एक्स पावर ए का ग्राफ आप ग्राफ नहीं बना सकते, क्योंकि आपको ये नहीं पता ना कि जो एक्स की वैल्यू डालोगे आप उसमें फंसेगा। ए हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखा है ए नॉट इक्वल टू 1, लेकिन इसके साथ एक और कंडीशन है। लॉगरिथम फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मैथमेटिकल वैलिड होने के लिए दो कंडीशन जरूरी है, ए हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और ए 1 नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशन जरूरी है। ए नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि देख अगर तू कहता है y इज इक्वल टू -2 पावर x तो फंस जाएगा तू। अगर x तेरा इवन हो गया, अगर x इवन हो गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, अगर x ऑड हो गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो उसका तू ग्राफ प्लॉट नहीं कर पाएगा, ऐसे ऐसे करके ग्राफ आएगा तो ग्राफ नहीं बनता है। तो उसे मैथ्स में फंक्शन नहीं माना जाता है। इसलिए जब हम फंक्शंस करेंगे तो इन चीजों को देख लेंगे। उसके तो इंडिविजुअल पॉइंट्स पे, डिस्क्रीट पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल सकता है, लेकिन तो उसका ग्राफ नहीं बना सकता है। तो इसलिए कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करोगे तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करोगे तो इसको हमेशा ध्यान रखना, ये वाली जो कंडीशन है, द बेस हैज टू बी ग्रेटर देन 0, बेस कैन बी बिटवीन 0 एंड 1 और बेस कैन बी मोर देन 1। तो बेस हैज टू बी ग्रेटर देन 0, बेस कैन नॉट बी इक्वल टू 1। लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल क्वेश्चंस के लिए, फंक्शंस के लिए ये कंडीशन प्री रिक्विजिट है। पूछो, कुछ पूछना है किसी को तो? भाई दिल्ली में छमाछम बारिश हो रही है आज। यस सर। यस सर, बहुत बारिश हो। हाँ अभी शुरू हो गई। मैं क्लास ले रहा हूँ ना, एकदम लाइट चली गई यहाँ पे और छमाछम बारिश शुरू हो गई दोनों तरफ। चलो हाँ सर, यहाँ पे भी अभी हुई। हाँ ध्यान रखना भाई, सब लोग अपना अपना, तबीयत ना खराब हो बच्चों की।
हाँ बेटा बोलो। देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन में भी y 0 और 1 से पास करेगा। हाँ हाँ, 0 1 से तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है, तुम्हारा 0 1 से तो हमेशा पास करेगा, चाहे कभी भी, चाहे बेस तुम्हारा 1 से कम हो या बेस 1 से ज्यादा हो। दोनों ग्राफ में डाल के देख लेना वैल्यू, x को 0 डालेगी देख क्या आ रहा है, x को 0 डालते ये पावर 0 आ रहा है, तो ये पे फर्क नहीं पड़ता कि ये 0 से 1 है कि 1 से बड़ा है, ए पावर 0 हमेशा 1 होने वाला है, तो ये 0 को 1 से पास करेगा। किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, a पावर x हो, e पावर x हो, b पावर x हो, c पावर x हो, कुछ भी हो, वो हमेशा 0 1 से पास करेगा। पर वो इंक्रीजिंग होगा अगर उसका बेस a e b c बेस 1 से बड़े हो गए तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, और डिक्रीजिंग हो जाएगा अगर तुम्हारे बेस जो है वो 1 से छोटे हो गए, 0 से बड़े तो नहीं रहेंगे। ठीक है, ठीक है। 1 2 3 नाउ अब तुम लोगों को इनवर्स फंक्शन का थोड़ा बहुत आइडिया होगा, ज्यादा हो सकता ना हो अभी, लेकिन इनवर्स फंक्शन का तुम्हें बेसिक आइडिया होगा। तो मैं इनवर्स फंक्शन वगैरह बाद में कराऊंगा, लेकिन ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अभी जरूरत है वो बता रहा हूँ सिर्फ। तो अभी हमने देखा y इज इक्वल टू, पहला फंक्शन हमने देखा y इज इक्वल टू a पावर x, जहां पे हमने लेट से बेस को 1 से बढ़ा लिया है। इसका जो इनवर्स फंक्शन बनेगा वो बनेगा x इज इक्वल टू लॉग, इसका जो इनवर्स फंक्शन बनेगा बेस 1 से बड़े वाले का वो बनेगा x इज इक्वल टू लॉग a y। ठीक है, इसमें बेस 1 से बड़ा होगा। तो अब मैं लॉग फंक्शन पे आ रहा हूँ, तो पहले मैं सिर्फ लॉग फंक्शन की बात कर देता हूँ, उसके बाद मैं एक्सपोनेंशियल और लॉग फंक्शन दोनों को कंबाइन करके एक ही स्लाइड में दिखा दूंगा, जिससे हम लोग उसको अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे। तो ये मैं सिर्फ लॉग फंक्शन की बात कर रहा हूँ, बेस 1 से बड़ा और बेस 0 से 1 के बीच में। उसके बाद वी विल कंबाइन इट विद एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो पहले मैं ले रहा हूँ y इज इक्वल टू लॉग ax वेयर माई बेस इज ग्रेटर देन 1। तो y इज इक्वल टू लॉग ax का जो ग्राफ बनता है बच्चों वो बनता है ये है हमारा 1,0, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 1 से पास कर रहा था, तो उसका जो इनवर्स फंक्शन होगा लॉग फंक्शन वो 1,0 से पास करेगा, बेस 1 से बड़ा है। दूसरा फंक्शन बनता है इसी का, y इज इक्वल टू लॉग ax, अगर हमारा बेस 0 और 1 के बीच में हो। बेस हमेशा 0 से बड़ा होगा, प्री रिक्विजिट है, बेस 1 नहीं हो सकता, प्री रिक्विजिट है। उसके बाद दो केस बनेंगे, बेस 0 1 से 1 के बीच में और बेस 1 से बड़ा। तो अगर ये ग्राफ होगा तो ऐसा बनेगा, और अगर बेस तुम्हारा 0 से 1 होगा तो ग्राफ तुम्हारा ऐसा बनेगा, जो मैंने पिछली बार गलती से एक्सपोनेंशियल बना दिया, ये बनेगा बच्चों। ये है तुम्हारे लॉग के ग्राफ, ये दोनों लॉग के ग्राफ तुम्हारे 1,0 से पास करेंगे। वैल्यू डाल के देख लो, जैसे तुम x को 0 डालोगे y 1 आ जाएगा, सॉरी जैसे x को y 1 डालोगे y 0 आ जाएगा, log 1 इज ऑलवेज 0। तो ये y इज इक्वल टू लॉग ax का ग्राफ है, a 1 से बड़ा है, और ये y इज इक्वल टू लॉग ax का ग्राफ है, a 1 से छोटा है। क्योंकि नॉर्मली log ex लिखते हैं हम ln x, तो उसका जो बेस होता है वो e होता है, e इज 2.718, तो जो ln x का ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है। तो ln x का ग्राफ इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। और अगर कोई बोलता है कि भाई log 0.5x का ग्राफ बनाओ, तो दैट विल बी ऑलवेज डिक्रीजिंग। तो बेस पे डिपेंड करेगा कि आपका log का फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ये जो log के फंक्शन आपके सामने बोर्ड पे हैं, ये दोनों के दोनों इनवर्स फंक्शंस हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के, जो इससे पहली स्लाइड पे था। अगली स्लाइड में मैं दोनों ग्राफ को कंबाइन कर दूंगा, log को भी और एक्सपोनेंशियल को भी, जिससे हमें आइडिया लग जाएगा दोनों इनवर्स फंक्शन। पहले इस वाली स्लाइड से जो तुम्हारे सामने स्क्रीन पे है, कुछ पूछना है तो मुझसे पूछो। सर सर जिस तरह से मतलब a को जब वेरी करेंगे, a तो ग्रेटर देन 1 हो गया, मतलब a का उसको भी 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो हाँ। कब क्या ग्रेटर होगा, कब क्या लेस आ होगा? रहा हूँ, अभी आऊंगा उस पे आऊंगा। अगर अगली चीज वही है, पहले ये समझो, इस पे आ रहा हूँ जो तुम बोल रहे हो। आ गया सर। ठीक है, इसको सब लोग ग्रहण कर ले, सब लोग समझ लें, इसमें कोई दिक्कत तो पूछ लें, उसके बाद मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूँ। बच्चों देखो, बहुत सारी चीजें हैं कराने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए ना स्टेप बाय स्टेप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वरना कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे एकदम, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी तो। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ मैं, यहाँ तक क्लियर है सबको, मैं ज़ूम कर रहा हूँ। अच्छा x को 0 रख सकते हैं सर? नहीं, x को 0 नहीं रख सकते। log x में, अच्छा डोमेन तो मैंने लिखा ही नहीं, डोमेन है x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, r पॉजिटिव। जैसे ही x 0 को टेंड करेगा, तेरा ln का फंक्शन जो है माइनस इंफिनिटी टेंड कर जाएगा। इस केस में माइनस इंफिनिटी टेंड कर जाएगा, इस केस में इंफिनिटी टेंड कर जाएगा, अगर तेरा x 0 टेंड करता है। ग्राफ से पता चल रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है 0 से इंफिनिटी? क्योंकि जब तेरा इनवर्स फंक्शन में y इज इक्वल टू e पावर x है या a पावर x है, तो y इज इक्वल टू a पावर x कहां से कहां जाएगा? 0 से इंफिनिटी जाएगा ना y। इसका ग्राफ कैसा बनता है? इसका ग्राफ ऐसा बनता है। तो y कहां है? y 0 से इंफिनिटी जा रहा है, देख ऊपर हमेशा।
इसका जो y है वो इसका x हो जाएगा बेसिकली, इसका y इसका x हो जाएगा क्योंकि इनवर्स फंक्शन है। जैसे हमने अभी y को टू a पावर x किया था, तो a पावर x में हमारा वो क्या था, डोमेन, डोमेन था x बिलोंग्स टू r, और y क्या था, y था y बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी r cos। तो वो चीज इनवर्स हो जाएगी लॉगरिथम फंक्शन के लिए, रेंज डोमेन बन जाएगा, डोमेन रेंज बन जाएगा, वही हो रहा है। और बच्चों कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? नो सर। ठीक है, मैं बढ़ रहा हूँ आगे, काउंटिंग शुरू कर रहा हूँ, 1 2 3। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों ग्राफ को कंबाइन कर रहा हूँ जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और डेवलप हो जाए। तो एक होता है y इज इक्वल टू a पावर x जब a 1 से बड़ा है, इसी का एक इनवर्स फंक्शन निकल के आता है y इज इक्वल टू log ax, इसमें भी a को हम 1 से बड़ा करते हैं। ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। तो अगर मैं इनको प्लॉट करने के लिए जाऊंगा तो पहला मेरा ग्राफ बनता है y इज इक्वल टू a पावर x का, जो कि ये, इसका जो इनवर्स का काउंटर पार्ट बनता है। तुम्हें तो कुछ बच्चों को पता होगा कि इनवर्स फंक्शन जो होता है, किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन y इज इक्वल टू x की जो लाइन है उसके अबाउट सिमेट्रिक होता है। कुछ बच्चों को पता होगी ये चीज, कुछ बच्चों को नहीं पता होगी, क्योंकि तुम लोगों ने घर में बैठ के कोरोना के समय में 11वीं करी है, तो इसलिए तुम्हारी गलती नहीं निकलेगी उसमें से। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है वो अभी ये बात मान ले, और ये बात जानने के लिए हमको कैलकुलस तक वेट करना पड़ेगा, जो मैं बताऊंगा तुम्हें डिटेल। तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन y इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो अगर तुम इसमें y इक्वल टू log x का ग्राफ डालोगे, देखो ये कहां से पास करना है, 0,1 से a पावर x, इसका log का फंक्शन कहां से आएगा, 1,0 से, इसका इनवर्स फंक्शन है, बिल्कुल सिमेट्रिक बनेगा y इक्वल टू x के अबाउट, ये बनेगा ऐसा। ये है तुम्हारा y इज इक्वल टू log x भैया। ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, और इनवर्स फंक्शन हमेशा y इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। तो ये y इक्वल टू x की लाइन होगी जिसके अबाउट ये दोनों फंक्शन सिमेट्रिक होते हैं। ये चीज मेरे ख्याल से ज्यादातर बच्चों को क्लियर हो रही होगी। ये इंपॉर्टेंट फिगर है, और इसका एक काउंटर पार्ट आएगा अभी दूसरी फिगर, वो भी इंपॉर्टेंट फिगर है। क्लियर है भाई? यस सर। एक फंक्शन का डोमेन दूसरे की रेंज हो जाएगी, दूसरे का डोमेन पहले की रेंज हो जाएगी। अब इसका आता है दूसरा काउंटर पार्ट, दूसरा काउंटर पार्ट आएगा ये वाला, y इज इक्वल टू a पावर x। इस बार मैं ले रहा हूँ a को 0 से 1, और इस बार मैं ले रहा हूँ दूसरा फंक्शन y इज इक्वल टू log ax। इस केस में भी बेस मेरा 0 से 1 है। ये दोनों फंक्शन भी एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, तो इनके भी जो ग्राफ होंगे वो सिमेट्रिक होंगे अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x। तो पहले मैं ग्राफ बना रहा हूँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का a पर x का, ये पास करेगा मेरा 1,0 से, तो ये जाएगा मेरा ऐसे, ये बना मेरा ग्राफ a पावर x का, ये मेरा 0,1 से पास कर रहा है। दूसरा ग्राफ बनेगा मेरा log x का, इसका बिल्कुल y इक्वल टू x के ऊपर सिमेट्रिक होगा। तुम्हें बनाने को बोलूंगा, बनाने में दिक्कत होगी, लेकिन जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनेगा वो देख लो, तो ऐसे बनेगा, ये गया ग्राफ। तो ये गया तुम्हारा y इक्वल टू log ax का, x बिटवीन 0 और 1। ये दोनों के दोनों फंक्शन y इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिक होंगे, जैसा कि हमने देखा था इसके अबाउट सिमेट्रिक। ये ग्राफ बनते हैं बच्चों। ठीक है, यस। ठीक है, वेरी गुड बच्चों, ये दिमाग में रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बता रहा हूँ, यूज करेंगे आगे काफी ज्यादा। नाउ मिटा रहा हूँ मैं इसको, तो 1, किसी को पूछना है पूछ लो, कुछ डिस्कस करना हो, कोई चीज समझ ना आ रही हो। सर हाँ बेटा। सर सिमेट्रिक का मतलब ये कि मिरर इमेजेस होंगे एक दूसरे के। हाँ, y इक्वल टू x के अबाउट, y इक्वल टू x के अबाउट, मतलब अगर तू इस लाइन के अबाउट, ये जो लाइन है इस लाइन के अबाउट अगर तू इसे फोल्ड कर देगा तो दोनों एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज हो जाएंगे। मतलब जैसे ये y इक्वल टू x है, तो यहाँ पे अगर ऐसा ग्राफ है तो ऐसा ग्राफ हो जाएगा, तो ये दोनों के दोनों ग्राफ सुपर इम्पोज हो जाएंगे, बेसिकली एक के ऊपर एक आ जाएंगे, मिरर इमेज, ये मिरर है। ठीक है, यस सर। ठीक है, 1 2 3। सर 1 मिनट लिख। अरे चला गया बच्ची, ले आ गया। ये तुम्हें किसी भी स्टैंडर्ड किताबों में मिल जाएंगे, ग्राफ का एक छोटा सा चैप्टर होता है, ये अरिहंत वाली जो किताब है प्ले विद ग्राफ, बढ़िया किताब है, उसमें देख सकते हो, देखना है तो बहुत डिटेल में है वो, सब कुछ मत करना, वही करना जो रेलिवेंट है आईआईटी के लिए। मैं करा रहा हूँ वही, मैं समराइज करा रहा हूँ बेसिकली उस किताब को, तो मेरे नोट्स अगर समझ लोगे तो चल जाएगा काम, और नहीं तो गूगल पे यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें हैं, डाल दो यूट्यूब पे, थ्योरी ऑफ ग्राफ्स फॉर आईआईटी जेईई, कुछ ना कुछ आ जाएगा।
देखो जरा क्या क्वालिटी है, अच्छा लगता है तो पढ़ लो। सर हो चलो गया। ठीक है, 1 2 3। अब मैं एक छोटी सी चीज डिस्कस कर रहा हूँ जो अभी बच्चे ने पूछी थी एक। जैसे हमने ये कहा कि y इक्वल टू ए पावर एक्स जो है, देखो वो हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इसको ध्यान रखना। y इज इक्वल टू ए पावर एक्स हमेशा इंक्रीजिंग होगा अगर a 1 से बड़ा है, ठीक है। जैसे ये बन गया मेरा, और ऐसे ही log का फंक्शन भी हो जाएगा, log x भी 1 से बड़ा हो जाएगा। अब सपोज करो मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ ये चीजें छोटी छोटी। सारे log के फंक्शन जो हैं वो 1,0 से पास करेंगे, चाहे बेस 1 से बड़ा हो चाहे बेस 1 से छोटा हो। सपोज करो मैं तो फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे, एक मैंने बना दिया ये फंक्शन। लेट्स से मैं इसे बोलता हूँ y इज इक्वल टू log ax, और एक और फंक्शन बना लेता हूँ इसके ऊपर। लेट मी से दिस इज y इज इक्वल टू log bx। दो फंक्शन बना दिए देखो। या एक काम करता हूँ, थोड़ा डिटेल में अच्छे से बता देता हूँ ये चीज। एक मिनट रुको बच्चों। सपोज करो मैंने दो ग्राफ बनाए, 1,0, एक ग्राफ गया मेरा ऐसा, y इज इक्वल टू log ax। तुम लोग खुद भी ट्राई कर सकते हो इन चीजों को, मतलब रैंडम चीजें हैं ये, कंसेप्ट को समझने के लिए यू कैन कीप प्लेइंग विद द कंसेप्ट कि भाई कैसे होगा। ये सपोज करो y इज इक्वल टू log bx है। तो अब मैं तुमसे पूछूं कि भाई बताओ a बड़ा है कि b बड़ा है? अगर मैं तुमसे पूछूं a बड़ा है कि b बड़ा है, तो तुम बोल रहे हो b बड़ा है। क्यों भाई, तुम्हें कैसे पता b बड़ा है? देखो गणित है, ध्यान रखना, गलती हो जाती है। समझ लो क्या करना है इसमें। ये 1,0 से पास कर रहे हैं। सपोज करो कोई x1 ले लिया मैंने पर्टिकुलर, लेट्स से मैं ये वाला x1 ले लूं। आई एम टेकिंग दिस पॉइंट एज x। तो अगर ये x1 है तो इसको अगर मैं प्रोजेक्ट करता हूं ऊपर, तो ये होगा मेरा y1 और ये होगा मेरा y2। ठीक हो गई बात? तो y1 कितना होगा? y1 इज इक्वल टू log a x1। ये तो क्लियर होगा सबको? मैंने y में सिर्फ वो डाल दिया log a x। तो y1 इज इक्वल टू log a x1, और y2, इसे y2 बोल रहा हूँ, y2 बोल रहा हूँ बड़े वाले को, लाल वाले को, y2 इज इक्वल टू log b x1। ये क्लियर होगा सबको? इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ x1 इज सेम, दैट मींस x1 इज इक्वल टू a टू द पावर y1 will also be equal to b to the power y2। अब तुम देखो फिगर से y2 is more than y1। नाउ फिगर से देखोगे तो y2 is more than y1। क्या मतलब हुआ? b is less than a। तो भाई गणित है ये, तो इतनी जल्दबाजी मत करना इसमें कि वो ऊपर है तो b बड़ा हो गया, b छोटा हो गया। भाई देखो तुम्हारे सामने है, पूछ लो किसी को कुछ पूछना है तो। मल्टीपल तरीकों से कर सकते हो इसको। ऐसे भी कर सकते थे कि एक ग्राफ ये जा रहा है, एक ग्राफ ये जा रहा है, यहाँ से ले लो एक, इस y को कांस्टेंट कर दो, उसके हिसाब से x निकाल लो, फिर चेक कर लो। ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मर्जी कर लो। जैसे ए पावर एक्स है, तो ए पावर एक्स में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वहां तो सारे ग्राफ बढ़ने हैं। ये ग्राफ हो गया ए पावर एक्स का, ठीक है। अब इसके ऊपर एक और ग्राफ सुपर इम्पोज कर देता हूँ बी पावर एक्स का, तो जो ग्राफ ऊपर है वो बड़ा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो बी विल बी ग्रेटर देन ए, वो तो देख के पता चल रहा है। लेकिन लॉग में उल्टा हो जाता है। तो या तो इन दोनों को कंपेयर कर लो, तुम्हें पता है कि अगर बेस बड़ा होगा तो वो ऊपर हो जाएगा, तो इस केस में नीचे हो जाएगा क्योंकि उल्टा है। या तो ऐसे कंपेयर कर लो, नहीं तो ऐसे कंपेयर कर लो। सबकी समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। ठीक है, इसे कॉम्प्रीहेंड करो, कंपाइल करो और डिस्कस करो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 2 मिनट रुकना सर, लिख रहे हैं। हाँ हाँ करो, आराम से करो। चलूं आगे? सर हाँ बोलो। जस्ट बिकॉज ऑफ log y2 बड़े होने से a बड़ा हो गया। y2 बड़ा होने से a बड़ा हो गया। हाँ तुम्हारे सामने देखो ना, ये देखो ना, y2 तुम्हें पता है y1 से बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली अगर मैं बोलता हूँ a टू द पावर y1 इज इक्वल टू b टू द पावर y2, और मुझे ये पता है कि y2 y1 से बड़ा है,
तो y2 अगर y1 से बड़ा है तो b को ऐसे छोटा होना पड़ेगा ना भाई, तभी तो हो पाएगा, वरना कैसे होगा बताओ मुझे। हाँ सर, यस सर। ठीक है, एक और तरीका है करने का, यहाँ पे ले लो कोई y, इसको ले लो y0, तो y0 के हिसाब से तुम x निकाल लो, इसको y0 लेके ऐसे कर दो, तो इसको ले लो x1, इसको ले लो x2, तो फिर तुम कह दो कि y0 इज इक्वल टू log a x1 which is also equal to log b, sorry log a x1 log b x1 and log a x2, ऐसे कर दो, तो यहां से कंपेयर कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, x1 इज इक्वल टू b टू द पावर y0 एंड x2 इज इक्वल टू a टू द पावर y0। अब फिगर देखो, फिगर में क्या है, फिगर में तुमको पता चल रहा है कि x2 इज ग्रेटर देन x1, क्योंकि x2 बड़ा है इसका मतलब a ग्रेटर देन b हो गया ऑटोमेटिकली। ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मर्जी कर लो, तुम्हारी कन्वीनियंट पे है। बच्चों क्लियर है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना? नो सर। ठीक है, चल रहा हूं मैं आगे। 1 2 3 आई एम रिमूविंग दिस स्लाइड। इतनी सुंदर सुंदर मैं फोटो बनाता हूँ, फिर मैं एकदम हटा लेता हूँ, बड़ा दुख होता है मेरे को कि यार मैंने इतनी सुंदर रंग बिरंगी फोटो बनाई, चली गई बेचारी। चलो पावरपॉइंट में नोट्स बनाया करो। कोई बात नहीं, जीवन में लोग चले जाते हैं यार, हम फोटो पर रो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना इंसान के साथ। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ तुमको, अच्छा क्वेश्चन है, घर में ट्राई करना आराम से सोच के, ये जो हमने चीजें डिस्कस की हैं उन्हीं से रिलेटेड है। और देखो ई पावर एक्स का ग्राफ तुम्हें पता है अब, ठीक है, और एक्स स्क्वायर का भी तुम्हें पता है। अगर तुम्हें एक्स स्क्वायर का पता है तो तुम 2x स्क्वायर का भी निकाल सकते हो, डबल हो जाएगा, 4x स्क्वायर का भी निकाल सकते हो, ये सारा तुम निकाल सकते हो। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं तुम्हें, अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन कैलकुलस से भी हो सकता है, बिना कैलकुलस के भी हो सकता है, तो कैलकुलस तुमने कराया नहीं है, देख लेना कैसे करना है, दिमाग लगा लेना बेसिकली, देन वी विल डिस्कस। फाइंड, अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ k such that e power x is equal to kx square, ब्रैकेट में k is I positive. Find minimum value of k such that e power x equal to kx square has 3 solutions. तो तुमको ग्राफ बना के थोड़ा देखना पड़ेगा कि 3 सॉल्यूशन का क्या मतलब है एक्स स्क्वायर के साथ, और कैसे किस तरीके से मैनेज होगा। क्वेश्चन अच्छा है, अगली क्लास में ट्राई करूंगा समझाने की, इसको ट्राई कर लेना। यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, 1 2 3, अब देख लेते हैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स को, इंपॉर्टेंट चीज है। तो इनके डोमेन और रेंज सब पता होने चाहिए भैया। तो साइन एक्स डोमेन x बिलोंग्स टू r, रेंज y बिलोंग्स टू -1 to 1, ग्राफ सबको पता होना चाहिए भाई, कभी इसमें फंसने लगो बिना बात के। पाई पे 0 होगा, 2 पाई पे 0 होगा, पाई बाय 2 पे 1 होगा, -पाई बाय 2 पे 1 होगा, तो ये बना हमारा साइन एक्स का ग्राफ। बिल्कुल बेसिक टिप्स पे होनी चाहिए सारे ग्राफ। इनवर्स वाले ग्राफ का भी आइडिया होना चाहिए, इनवर्स वाले ग्राफ नहीं भी आते हैं तो कोई बात नहीं, आइडिया होना चाहिए बेसिक लेवल का थोड़ा, यही मैं दिखा दूंगा एक बार ग्राफ। तो y इक्वल टू साइन एक्स, दूसरा y इक्वल टू कॉस एक्स, डोमेन रेंज सेम, ग्राफ की शेप सेम, सिर्फ फेस डिफरेंस आ जाएगा, ये फेस डिफरेंस आ जाएगा कॉस एक्स में, सबको पता होगा ऑलरेडी। ये कभी भी ना फंबल मत करना कि मैं तुम्हें दे दिया क्वेश्चन एकदम कि कौन सा ग्राफ बनाओ, पता चला कौन सा ग्राफ बनाने में लड़खड़ाने लगे, कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। तो जब तक यहाँ पे आते नहीं हो CSRL के सेंटर में, इन बेसिक चीज को बजाय रिवाइज कर लो, कि पता चला मैंने बोला कि ई पावर एक्स का ग्राफ बनाओ, अब सोच रहे हैं कैसा होता है ई पावर एक्स का ग्राफ, ये सब नहीं होना चाहिए। तो अगले 1 महीने में पूरे बेसिक बिल्कुल फिट करके आना यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया इसका ग्राफ, डोमेन रेंज देख लेना, किताबों में मिल जाता है, चेक कर लेना। y इक्वल टू 10x, डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू r माइनस 2n + 1 पाई/2 भैया, पाई/2 का मल्टीपल नहीं हो सकता ऑड, भाई ये पता होगा ना सबको। ठीक है, रेंज y कहां से कहां जाएगा, -∞ से इन्फिनिटी, तो ये बन गया आपका y इक्वल टू 10x का ग्राफ। 10x का ग्राफ कैसा बनेगा, पाई/2 नहीं होगा, 3 पाई/2 नहीं होगा, -पाई/2 नहीं होगा, उसके अलावा हर जगह -∞ से आएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, -∞ से आएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये बनेगा इसका ग्राफ 10x का। तो इससे ये 10x का ग्राफ बन जाएगा, ऐसे ही cot x का ग्राफ बन जाएगा।
तो y इक्वल टू cot x हो जाएगा। तो cot x में देख लेना क्या होगा, r माइनस 2n पाई हो जाएगा, शायद r माइनस n पाई हो जाएगा। तो इसके ग्राफ में हो जाएगा x बिलोंग्स टू r माइनस n पाई। तो मैं इनको सिर्फ वो कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, जिससे तुम लोग इन चीजों को एक बार रिवाइज कर लो अपने आप। तुम्हें स्टैंडर्ड किताबों में, नहीं तो इंटरनेट के गूगल पे ही ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए बेसिक लेवल पे कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है y इक्वल टू cos x हो गया। तो cos x क्या होता है, cos x होता है 1 बाय sin x। तो 1 बाय sin x का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे sin x 0 होगा वहां पे cos x नहीं होगा। तो ये sin x का ग्राफ बना हुआ है, देखो ये sin x बना हुआ है। तो इसी के ऊपर cos x मैप कर देते हैं। तो cos x मैप करोगे तो क्या होगा, जहाँ पे sin 0 है वहां पे cos x नहीं होगा। यहाँ पे sin 1 है, देखो cos x क्या हो जाएगा, cos x भी 1 हो जाएगा। यहाँ पे 0 है, दोबारा नहीं होगा। तो ये जो मैं नीले वाला बना रहा हूँ, नीले वाला, ये cos x बन जाएगा। ये नीले वाला cos x ग्राफ बन रहा है। सबको समझ में आ रहा होगा, सबने किताबों में देख रखा होगा। नहीं देख रखा है तो भैया देख लेना। तो ये नीले वाला ग्राफ हो गया तुम्हारा cos x का। तो इस तरीके से ये सारे ग्राफ बन जाएंगे। बेसिक चीजें हैं, कुछ पूछना है मुझसे तो पूछ लो, वरना मैं मान रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ कि ये ग्राफ तो तुम लोग मैनेज कर लोगे यार अपने आप। मतलब देख लोगे, कम से कम पता चल जाएगा ये वाले। ये जो मैंने बनाया ये किसका बन गया, ये बन गया sec x का ग्राफ। इसके डोमेन और रेंज इन सबको देख लेना, 6 के 6 ये हैं और 6 इनवर्स वाले हैं। तो एक बार इनवर्स वाले की मैं वो दिखा देता हूँ एक बार वेबसाइट पे, उसकी रेंज और डोमेन वगैरह। ये सब रिवाइज कर लेना भाई, बेसिक किताबों में मिल जाएंगे। इनके ऊपर मत स्टम्बल करने लगना, कभी इन्हीं में फंसने लगो, दिक्कत होगी फिर अगर इनमें फंसोगे। बोलो, एग्रीमेंट है? यस सर। चलूं आगे? यस सर। 1 2 3 चलूं? कोई कुछ सर। बोला? हाँ बोलो। ये जो लास्ट ग्राफ है सर, वो कोसेक के लिए था कि कॉट के लिए था सर? कोसेक, कोसेक, ये वाला कोसेक है, ये वाला सेक है, नीचे वाला नीले वाला। दोबारा बना लेता हूँ, चिंता मत कर, दोबारा बना रहा हूँ। साइन का ग्राफ बना रहा हूँ पहले। ये बना मेरा साइनस का ग्राफ, ये साइनस का ग्राफ है। तो साइनस का ग्राफ अगर ये है तो 1 बाय साइनस का ग्राफ क्या होगा, जहाँ पे साइनस 0 होगा, जहाँ पे साइनस 0 होगा, यहाँ पे साइनस 0 है, वहाँ पे 1 बाय साइनस क्या होगा, इनफाइनाइट चला जाएगा। जहाँ पे साइनस 1 होगा वहाँ पे 1 बाय साइनस भी 1 हो जाएगा। यहाँ पे साइनस फिर 0 है, फिर वो इन्फिनिटी चला जाएगा। तो जो साइनस का ग्राफ अगर मैंने बोर्ड पे काले वाला बनाया हुआ है, तो जो कोसेक एक्स का ग्राफ है वो तुम्हारे सामने बोर्ड पे लाल में बना रहा हूँ मैं। और ऑब्वियस है कि ऐसा ही होगा क्योंकि इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स नहीं मतलब 1 बाय है। ये लाल वाला जो मैं बना रहा हूँ ये है कोसेक एक्स का ग्राफ। ये बन गया तुम्हारा कोसेक एक्स का ग्राफ, लाल वाला। इसी तरह कॉस में हो जाएगा। ये कॉस में लाल वाला बना दिया मैंने, तो अब सेकंड का ग्राफ बनाऊंगा काले में तो क्या हो जाएगा, सेकंड का इससे उल्टा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये सेकंड का ग्राफ बन जाएगा। ये सेकंड का ग्राफ बन रहे हैं भाई, ये होगा। अब बताओ क्या डाउट है? क्लियर सर, नो डाउट। ठीक है, वेरी गुड। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ सब बच्चों को ये बेसिक चीजें क्लियर हैं। अब मैं एक छोटी सी चीज और कर रहा हूँ। इनवर्स के जो हैं, इनवर्स में ग्राफ्स की उतनी जरूरत नहीं है इनवर्स फंक्शन के, लेकिन डोमेन रेंज पता होना चाहिए। जैसे y इक्वल टू साइनस बोलता है कोई, तो y इक्वल टू साइनस में मुझे पता है कि जो x है मेरा वो -1 से बन जाएगा और जो y है मेरा वो आ जाएगा। तो अगर मैं इसका इनवर्स फंक्शन निकालूं तो इनवर्स फंक्शन क्या है, s इक्वल टू साइन इनवर्स y। लेकिन इसको इनवर्स फंक्शन में लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, y और x को इंटरचेंज कर दूंगा। तो ये इनवर्स फंक्शन है। तो ये सबको पता होगा कि इनवर्स फंक्शन अगर साइन इनवर्स x है तो इसमें x जो है वो -1 से 1 हो सकता है बस, ठीक है ना। ये जो x है साइन इनवर्स में, दिस कैन बी फ्रॉम -1 to 1 एंड y विल बी फ्रॉम -π/2 0 to π/2 -π/2 to π/2। तो ये जो डोमेन और रेंज है ये आते हैं 9वीं 10वीं क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में, शुरू में 10वीं 11वीं में। तो ये पता होना चाहिए कि y इक्वल टू tan इनवर्स x है, तो इसमें x कहां से कहां जाएगा। तो ये सब जो चीजें मैं तुम्हें बोल रहा हूं अभी, ये मैं तुम्हें एक वेबसाइट है वो दिखा रहा हूं, तो उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब मैं तुम लोगों को मेरा ये स्क्रीन दिख रहा होगा। अब एक मिनट, ये स्क्रीन आ गया इसमें। तो इसमें ये देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ दिख रहे होंगे तुम्हें। अब ये ग्राफ से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। ये जो फिगर्स है ये दिख रही है तुम लोगों को, डोमेन रेंज साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स। यस सर। हाँ, तो ये तुम्हें नेट से मिल जाएगा, वैसे भी हर किताब में होता है। तो ये बेसिक फंडा पता होना चाहिए कि अगर मुझे कोई साइन इनवर्स एक्स दे रहा है तो उसका जो डोमेन है वो -1 से 1 होगा और जो रेंज है वो ये होगी। तो अगर कोई साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ भी बोलेगा तो ग्राफ भी तुम्हें दिख जाएगा। हालांकि ग्राफ की उतनी जरूरत पड़ती नहीं, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो जाएगा। जो साइन का ग्राफ है उसका उल्टा, ये कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ हो जाएगा। तो ग्राफ तो ना भी पता हो तो कोई बात नहीं,
लेकिन ये चीज पता होनी चाहिए कम से कम, ये जो सामने तुम्हारे इस समय स्क्रीन पे है 6 चीजें कि कोसेक इनवर्स एक्स है तो उसका डोमेन क्या है, उसकी रेंज क्या है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। मतलब आइडिया होना चाहिए बेसिक कि ग्राफ बनाना है तो कैसे होगा। बेसिकली मेन जो 6 फंक्शन है साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक और सेक, अगर वो पता चल जाएंगे तो इनवर्स वाले वहीं से डिराइव कर सकते हो आराम से। ये बेसिक प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन की, ये तो हम बाद में करेंगे, इसको रहने दो अभी, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस समय, ये चीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये वाली कहाँ गया, ये वाला, ये जो डिब्बा है, ये टेबल जो है छोटी सी, तो ये पता होना चाहिए बस। ठीक है, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, दोबारा स्क्रीन शेयर पे आ रहा हूँ मैं। किसी को कुछ पूछना है इसमें, डिस्कस करना है तो कर लो, वरना मैं स्क्रीन शेयर करूंगा दोबारा। 1 2 3, ठीक है, लेट्स प्रोसीड। अब एक काम करते हैं, अब मैं तुमको थोड़े से 2-4 आइडियाज देता हूँ। अभी देखो आज की क्लास में मैं सिर्फ ग्राफ्स को टच कर रहा हूँ, मतलब वी आर लुकिंग एट द बेसिक ग्राफ्स जो होते हैं। अगली क्लास में मैं ग्राफ्स के वो कराऊंगा, क्या कहते हैं उसको, ट्रांसफॉर्मेशन, जो इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसफॉर्मेशन करने से पहले बेसिक ग्राफ्स में हम लोग कंफर्टेबल होने चाहिए, तो एक बार सारा रिवाइज करके बैठना। अगली क्लास जब भी मैं लूंगा, वीकडे में लूंगा, कभी बीच में डाल दूंगा, ट्यूसडे वेडनेसडे में कभी डाल दूंगा, बता दूंगा। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे चुका हूँ घर के लिए, अब मैं तुम्हें 2-3 छोटी छोटी चीजें और करा रहा हूँ। लो भाई, एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई सामने दिख गई लिखी हुई, तो मैं करा लेता हूँ पहले ही, इंपॉर्टेंट है, काफी यूज होती है क्वेश्चन में। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, ये रिजल्ट बताता हूँ बस, बाद में ड्राइव पे क्या कराऊँ, ड्राइव पे तो हो जाएगा, सिंपल सा है। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता होनी चाहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज होती है क्वेश्चन में। तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा is always less than equal to under root of a square plus b square and always greater than equal to minus under root of a square plus b square। ये है भाई, ठीक है। इसको करने का तरीका सिंपल होता है, ए को बाहर निकाल लो तो ये हो जाएगा बेसिकली टेन इनवर्स में ले लो, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ऐसे किया था इसको मिनिमम। अच्छा, इसको डेरिवेटिव से निकाल लो, डेरिवेटिव से निकाल लो, एफ थीटा मान के डिफरेंशिएट कर दो, थीटा की वैल्यू आ जाएगी, उसमें मैक्सिमम निकाल लो तो ये आ जाएगा। इसको ध्यान रखना हमेशा, ये इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेटिव से भी हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रा से भी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई बोलता है 7 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, तो यू कैन से दिस इज गोइंग टू बी लेस देन इक्वल टू 49 प्लस 9, 49 प्लस 9 58 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 58। तो इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन और ग्रेटर देन इस रेंज में रहेगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलूं आगे? यस सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1 2 3, अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, अब मैं एक दो छोटी छोटी एग्जांपल्स ले रहा हूँ और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ घर के लिए। देखो, सबसे पहले सपोज करो क्वेश्चन आता है, फाइंड एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन, इफ साइन एक्स इज ग्रेटर देन 1/√2। अब हमको बेसिक फंडा पता है कि साइनस का जो कर्व है वो 2 पाई के बाद पीरियडिक होता है, 2 पाई उसका पीरियड है साइनस के कर्व का। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ग्राफ से करना काफी बेटर रहता है, क्योंकि मुझे पता है कि साइनस का पीरियड जो है वो 2 पाई है, मतलब हर 2 पाई के बाद साइनस रिपीट करता है। तो अगर हर साइनस के बाद हर 2 पाई के बाद अगर साइनस रिपीट कर रहा है, तो मैं अगर किसी भी एक इंटरवल को पकड़ के सोल्यूशन निकाल लूँ, जैसे ये 0 है, ये पाई है और ये 2 पाई है, तो अगर मैं 0 से 2 पाई का एक इंटरवल ले लूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का इंटरवल ले लूँ, इस इंटरवल में मैं देख लूँ कि भाई ये चीज कहाँ सेटिस्फाई हो रही है, तो उसके बाद मैं प्लस माइनस 2 पाई कर दूंगा, क्योंकि अगर यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है तो वो चीज प्लस 2 पाई कर दोगे आगे चली जाएगी, प्लस 2 पाई कर दोगे आगे चली जाएगी, माइनस 2 पाई कर दोगे पीछे चली जाएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में अगर कभी भी इनइक्वालिटी आती है तो हमको एक प्रिंसिपल इंटरवल पकड़ना है, मेन इंटरवल 0 से 2 पाई होता है नॉर्मली, कुछ कुछ केसेस में वेरी भी कर सकता है। जैसे अगर मैं इस केस में कर देता साइन एक्स प्लस अल्फा ग्रेटर देन 1/√2, तो गेम थोड़ा सा चेंज हुआ था, क्योंकि साइन एक्स प्लस अल्फा जो है वो शिफ्ट हो जाएगा कर्व बेसिकली, तो उस पर मैं बाद में आऊंगा, जो उस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन होंगे वो हम बाद में करेंगे, लेकिन बेसिक लेवल पे धीरे धीरे बिल्डअप करते हैं। तो अगर इस टाइप की इनइक्वालिटी आ गई जैसे तुम्हारे सामने बोर्ड पे है, तो क्या करोगे तुम? तो हम कहेंगे कि एक काम करते हैं सर, साइनस का ग्राफ बना लेते हैं पहले, ये हमारा साइनस का ग्राफ बन गया सर, बढ़िया सा।
अब इसके बाद साइनस के ग्राफ के बाद हमको चाहिए 1/√2। तो 1/√2 की लाइन बना लेते हैं। साइनस कहाँ पे होता है? 1 होता है साइनस। तो 1/√2 कहाँ पे होता है? 45 डिग्री पे। तो सर ये 1/√2 की हमने लाइन बना दी है। ये बन गया y = 1/√2। इसे मान लो फंक्शन gx, ये gx हो गया, और ये मान लो फंक्शन fx, तो काले वाला fx हो गया। तो हमें क्या चाहिए? sin x शुड बी ग्रेटर देन 1/√2। हमें क्या करना है? अब कोई एक इंटरवल पकड़ लो, एक इंटरवल पकड़ लो 0 से 2π का, कहीं पे भी बेटर है कि जो मेन पीरियड है वही पकड़ लो। जरूरी नहीं है 0 से 2π पकड़ो, 2π से 4π पकड़ लो, पाई से 3π पकड़ लो, यहाँ से यहाँ पकड़ लो, पाई से 3π, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तब भी आ जाएगा। लेकिन बेटर रहता है कि जो स्टैंडर्ड इंटरवल से वो पकड़ लो। तो 0 से 2π में इंटरवल ले लो एक, ये मैंने 0 से 2π का इंटरवल ले। अब 0 से 2π के इंटरवल में देख लो। अब अगर मैं 0 से 2π का इंटरवल देखता हूं, तो 0 से 2π के इंटरवल में x जो है, sin x जो है, वो 1/√2 से ज्यादा होना चाहिए। तो sin x 1/√2 से कहां पे ज्यादा है भाई बताओ? देखिए, ये देखो sin x जो है, ये जो पॉइंट है, यहाँ पे दोनों इक्वल हो गए। इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी? ये होगा π/4, क्योंकि sin 45 डिग्री 1/√2 होता है। उसके बाद जैसे ही x π/4 से ज्यादा होगा, और यहाँ तक ये पॉइंट कितना है? ये है π - π/4 विच इज इक्वल टू 3π/4। तो इसका मतलब x अगर π/4 से लेके 3π/4 हो गया, तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर जाएगी। और 0 से 2π में ये इनइक्वालिटी सिर्फ यहीं पे सेटिस्फाई करेगी और कहीं सेटिस्फाई नहीं करेगी। उसके बाद देख लो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगी इनइक्वालिटी, देखो यहाँ सेटिस्फाई नहीं कर रही है, क्योंकि लाल वाली लाइन काले वाले से ऊपर हो गया। तो इसका मतलब 0 से 2π के लिए x को, अगर 0 से 2π की बात करूंगा, तो x जो है π/4 से 3π/4 होगा, तब ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी। ये आंसर है। अब मुझे चाहिए जनरल आंसर, तो क्या करो? +-2nπ, 2nπ दोनों तरफ प्लस माइनस कर दो। 2nπ मतलब प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि n को इंटीजर ले लो, तो n अगर इंटीजर है तो +2nπ कर दो, एक ही बात है, क्योंकि माइनस भी आ जाएगा, क्योंकि इंटीजर नेगेटिव हो सकता है। तो ये हो गया हमारा +2nπ कर दो दोनों तरफ, या अगर n नेचुरल नंबर है तो प्लस कर दो, प्लस माइनस कर देना, वरना 2nπ प्लस दिस एंड 2n प्लस दिस। तो ये इस इनइक्वालिटी का आंसर हो गया हमारा, सीधा सीधा n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हो गया हमारा इस इनइक्वालिटी का आंसर। तो कभी भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड इनइक्वालिटी होगी तो ग्राफ बना के ये देख लो कि कौन से ग्राफ को किसके ऊपर करना है, उसी हिसाब से उसका सोल्यूशन निकालो। बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन दिया है मैंने अभी सामने बोर्ड पे, किसी को कुछ पूछना है इसमें तो पूछो, वरना यहाँ से आगे चलो। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? चलो दैट्स गुड। अगला, अब सपोज करो आई एम टेकिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल। इसमें गलती करते हैं बच्चे। लेट्स से मैं एक छोटा सा, मुझे इनइक्वालिटी दी हुई है, sin x इज ग्रेटर देन cos x। तो मैं बोल रहा था, जैसे तुम्हें बच्चे गलती कर देते, क्या कहते हैं? tan x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन π/4। गलती हो आती है उससे। क्यों गलती हुई है? क्योंकि उनको पता नहीं है कि साइन पॉजिटिव है कि कॉस पॉजिटिव है कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड, हम पहले कर्व बनाएंगे, कर्व के ऊपर हम पहले साइन एक्स प्लॉट करेंगे। ये हमारा साइन एक्स प्लॉट हो रहा है, ये हमारा साइन एक्स प्लॉट हो गया काले वाला। अब हम क्या करेंगे? इसी के ऊपर कॉस एक्स प्लॉट करेंगे। तो ये है हमारी 1 की लाइन। तो अब जब हम इस पर कॉस एक्स प्लॉट करने जाएंगे तो कॉस एक्स बनेगा हमारा ऐसा। ये बन गया भाई कॉस एक्स, ठीक है। तो अब, अरे ये क्या कर दिया मैंने, एक मिनट, ये जहाँ पे 1 है वहाँ पे ये 0 हो जाएगा, यहाँ से पास करेगा, फिर ये यहाँ से पास करेगा, फिर ये यहाँ से पास करेगा, फिर ये यहाँ से पास करेगा। तो ये बन गया ऐसा। ये बन गया बच्चों कॉस एक्स ग्राफ। अब हमें क्या करना है? एक इंटरवल लेना 0 से 2π, जैसा हमने बोला, एक स्टैंडर्ड इंटरवल ले लो 0 से 2π। ये ले लो 0 से 2π, ये हो गया 0 और ये हो गया मेरा 2π। 0 से 2π में x = 2π, x = 0। 0 से 2π में ये देख लो कि sin x cos x के कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे ज्यादा है भाई बताओ? ये है, ये रहा, यहाँ से शुरू होता है π/4 से, उसके बाद जो मैं पीला करे जा रहा हूँ मार्क, वहाँ पे sin x cos x ज्यादा है। कहाँ तक? यहाँ तक। ये पॉइंट क्या होगा? इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी? इस पॉइंट की वैल्यू होगी, ये तो हमारा π/4 है, ये π/4 है, और ये होगा पाई प्लस π/4 कर लो, ये पाई है तो पाई में π/4 जोड़ लो, तो ये हो गया 5π/4।
तो ट्रिग्नोमेट्री में साइन और कॉस के पूरे ग्राफ का ना अच्छे से आइडिया होना चाहिए तुम्हें, काफी डिटेल में ग्राफ आते हैं इसके कैलकुलस वगैरह में भी। तो इसका मतलब क्या हो गया, x शुड बी ग्रेटर देन π/4 बट लेस देन 5π/4। अगर ऐसा होगा तो sin x cos x से ज्यादा होगा। जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, 2n π ऐड कर दो, 2n π ऐड कर दो, तो ये आ गया इस वाली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन। तो इस इनइक्वालिटी को सीधा मत कर देना गलती से, क्योंकि हमें पता नहीं है प्लस माइनस कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। तो ये छोटे छोटे मेथड्स बता रहा हूँ मैं ग्राफ्स को यूज करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के। किसी को कुछ पूछना है पूछो इसमें, वरना मैं इससे अगले पे जाऊंगा। क्लियर है सर। ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं। मैंने आपको आज ऑलरेडी एक क्वेश्चन दिया है अब तक, सिर्फ e⁻x वाला इक्वल टू kx² वाला। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करा रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको 2 क्वेश्चन और दूंगा करने के लिए। ये जो क्वेश्चन मैं आप करा रहा हूँ ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है कुछ बच्चों को समझने के लिए, तो एक बार कोशिश करना अच्छे से समझने की, क्योंकि इसी पे डिपेंड करेगा वो क्वेश्चन जो मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। सपोज करो, देखो ग्राफ्स में क्या होता है, ग्राफ्स में ना नॉर्मली हमें ग्राफ की बहुत ज्यादा फायदा होता है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने के लिए। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालना मुश्किल होता है ग्राफ से। कभी कभी एग्जैक्ट सॉल्यूशन हम ग्राफ से तब निकाल सकते हैं जब ग्राफ में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ रहा हो, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आ रहा हो, जैसा हमने करके देखा था। लेकिन अगर कोई मुझे कहता है कि e⁻x इक्वल टू sin x, इसके कितने सॉल्यूशन है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बनाऊंगा sin x का ग्राफ, उसके बाद मैं बनाऊंगा e⁻x का ग्राफ। तो अगर वो मुझे रेंज देता है, वैसे तो इसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे क्योंकि ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा, लेकिन अगर मुझे रेंज देता है, कहता है कि 0 से 1 में बताओ, कैसा नहीं बनेगा वैसे, क्योंकि वो 0,1 से पास करता है, तो ऐसे करके निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं हम बेसिकली दो ग्राफ को इंटरसेक्ट करवा के। तो कुछ क्वेश्चंस ग्राफ के आते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड और कुछ आते हैं एग्जैक्ट सॉल्यूशन से रिलेटेड। तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन ग्राफ को यूज करके फाइंड कर सकते हैं अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन हो, फ्रैक्शनल पार्ट का फंक्शन हो। लेकिन ग्राफ की नॉर्मली जो यूज होता है आईआईटी के सिलेबस में, मैथ्स में, कैलकुलस में, वो होता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए। तो एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं उसी टाइप का, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हम ग्राफ को यूज कर सकते हैं। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ sin x इज इक्वल टू x/10। अब ये जो क्वेश्चन है कि sin x इक्वल टू x/10 इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ तुम्हारे साथ और आराम से डिटेल में सॉल्व करूंगा ताकि समझ जाओ कंसेप्ट। उसके बाद में तुम्हें इसके रिलेटेड क्वेश्चन दूंगा इधर के लिए, वो ट्राई कर लेना। मैं ना सिर्फ एक कंसेप्ट बता के एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो मैं असाइनमेंट नहीं बना रखे मैंने। असाइनमेंट के लिए मैंने मैडम को बोल दिया है, तो वो लोग मेरे ख्याल से शेयर कर देंगे, मैं दोबारा एक बार रिमाइंड करा दूंगा, तुम लोग भी रिमाइंड करा दो। तो इसका ग्राफ बनाते हैं एक बार। तो ये मान लो π/2, ये पाई, 3π/2, 2π और 2π प्लस π/2, 2π प्लस π/2, 5π/2 और 3π, और यहाँ पे आ जाएगा 7π/2। ठीक है, इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा। ऐसे ही यहाँ पे बन जाएगा -π/2 -π एंड सो ऑन। अब इसमें मैं अगर साइनस का ग्राफ बनाता हूँ तो साइनस की वैल्यू होगी मेरी 1, कुछ पॉइंट्स पे ये 1 की मेरी लाइन होगी, और साइनस की लोएस्ट वैल्यू -1। जानबूझ के डिटेल में सुंदरता से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, कंफ्यूजन ना हो। तो इसका जो ग्राफ है साइनस का, वो यहाँ से पास करेगा, यहाँ से पास करेगा, पॉइंट्स बना रहा हूँ, यहाँ से पास करेगा और यहाँ से पास करेगा। इस तरीके से ये ग्राफ मेरा पास करने वाला है। तो जब मैंने ये साइनस का ग्राफ फ्रीली प्लॉट किया, तो ये बन गया कुछ ग्राफ। ठीक है, अब ये ग्राफ बन गया। ऐसे ही ये नेगेटिव में बन जाएगा, ये ऐसे आएगा, ऐसे करके ये -2π और -3π, ये बन जाएगा हमारा साइनस ग्राफ। यहां तक तो क्लियर होगा सबको, यहां तक तो इसमें कुछ है नहीं। अब हमको चाहिए ग्राफ x/10 का। मान लेते हैं ये फंक्शन मैं ले रहा हूं fx और ये ले रहा हूं मैं gx। तो f का ग्राफ तो मैंने बना दिया, तुम्हारे सामने बोर्ड पे है। g का ग्राफ बनाते हैं। g क्या है, g है y इज इक्वल टू x/10। y इज इक्वल टू x/10 क्या है, y इज इक्वल टू x/10 स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू mx, ओरिजिन से पास कर रही है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है कहाँ से पास कर रही है, देख के पता चल रहा है, 0,0 से पास कर रही है। और कहाँ से पास कर रही है, 10,1 से पास कर रही है। जब x 10 होगा तो y 1 होगा। 10 का मतलब क्या है, ये पॉइंट देखो क्या है, 3π। 3π का मतलब क्या होता है, पाई कितना होता है 3.14, तो 3π कितना हो गया 9.42, 3π इज 9.42।
तो इसका मतलब है यहाँ पे कहीं पे 10 आएगा, ये बात सब समझ रहे होंगे। तो अगर ये 10 है यहाँ पे, तो इसका मतलब है जब x 10 होगा तो y कितना होगा 1, ये रहा। इसका मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है कहाँ से पास कर रही है, ऐसे पास कर रही है, तो स्ट्रेट लाइन बना दो, ये स्ट्रेट लाइन, ये निकल गई तुम्हारी स्ट्रेट लाइन ऊपर। और जैसे ही x 10 के आगे होगा y ये sin x के ऊपर चला जाएगा, ऐसे ही यहाँ से ऐसे करके आएगा, ऐसे 10 कहाँ पे होगा -3 पाई के इधर, यहाँ पे 10 है -10, तो -10 पे कितना होगा -1, ये देखो। तो यहाँ पे आते ही ये इस लाइन करके नीचे भाग जाएगा। कितने सोल्यूशन है, एक, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद आगे भाग जाएगा। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, आंसर 7। तो ये जो मैंने तुमको कराया है इस समय बोर्ड पे, इसे समझ लो भाई, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इस टाइप की चीजें तुम्हें काफी दिखाई देंगी। फंक्शन दे देगा 2, बोलेगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालो, दोनों फंक्शन प्लॉट करो, देखो कितना है। ये बहुत सिंपल एग्जांपल है जो मैंने दिया है, इसको किसी भी लेवल पे लेके जाया जा सकता है। इसे देखो, समझो, ग्रहण करो, कंपाइल करो और पूछो। पूछो, किसी को पूछना है तो कुछ। अरे वाह भाई, सबको सब कुछ समझ में आ रहा है, गजब हो गया, गजब हो गया है, बहुत अच्छा टीचर हूँ फिर तो मैं। चलो मैं इस स्लाइड को मिटा दूं फिर, कोई दिक्कत नहीं है, या किसी बच्चे को कुछ डिस्कस करना है, कोई चीज पूछनी है? सर मुझे सर जैसे कि x/10 दिया हुआ है, हाँ तो x = 10 सर्च कर रहा है ना, मतलब पाई हाँ। वगैरह मुझे ये चेक करना है ना, x/10 दिया है, तो मुझे ये चेक करना है कि ये जो x/10 की लाइन है कहाँ से पास करेगी। तो मैं देख लेता हूँ कि 1 कब होगा, ये तो 1 कब होगा जब x 10 हो जाएगा, तो उससे मुझे आइडिया लग जाएगा। मुझे 2 पॉइंट चाहिए ना, किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट तो देख के पता चल रहा है 0,0, दूसरा पॉइंट निकालने के लिए कुछ भी डाल लो, 10 डाल लो, 100 डाल लो, 5 डाल लो, कुछ भी डाल लो, एक पॉइंट चाहिए तुम्हें। तो एक बार तुम्हें 2 पॉइंट आ गए तो स्ट्रेट लाइन बना दो, फिर चेक कर लो। हाँ सर, ठीक है सर। क्लियर है बच्चों सबको ये वाला? यस सर। ठीक है, यस ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला, अब मैं तुम्हें बस, मैं आज की थ्योरी में मैं ये यहीं तक करा रहा हूँ, थ्योरी में इसके आगे नहीं करा रहा हूँ। अगली क्लास जो होगी उसमें वी विल डू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। लेकिन ध्यान रखना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ करने के लिए ग्राफ का बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो जो मैंने आज कराया है दैट शुड बी वेरी क्लियर, इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से। ट्रिग्नोमेट्रिक, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक के ग्राफ्स, एक्सपोनेंशियल के ग्राफ्स, लॉगरिथमिक के ग्राफ और क्वाड्रेटिक और उसके ग्राफ, इस टाइप के ग्राफ, ये सारे बेसिक फंडा लेवल पे पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें घर के लिए दिया है आज, विच इज e⁻x = kx² के नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने वाला। ये वाला मैं आपको दे चुका हूँ ऑलरेडी। अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ उससे रिलेटेड, ठीक है? ये अगली क्लास का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से हम अगली क्लास शुरू करेंगे। k बिलोंग्स टू i पॉजिटिव, ये मैं आपको दे चुका हूँ ऑलरेडी, मिनिमम वैल्यू ऑफ k। सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व फॉर x। इसको थोड़ा ध्यान से करना क्योंकि इसमें थोड़ी गलती होने के चांसेस हैं, क्योंकि इसमें सीधी इनइक्वालिटी नहीं है, थोड़ा सा चेंज कर दिया उसने। सॉल्व फॉर x, क्वेश्चन क्या है, साइन 3x + π/12 इज लेस देन 1/√2। ये सॉल्व करना है। तो इसमें हिंट दे लेता हूं, पहले इसको ना t ले लेना, t या लैम्डा ले लेना जो अंदर दे रखा है। 3x/2 है, सॉरी, साइन 3x/2। तो ये जो 3x/2 + π/12 है, इसको लैम्डा लेके फिर साइन लैम्डा का कर्व बना के सॉल्व करना, उसके बाद लैम्डा को बाद में रिप्लेस करना। तो वो देख लेना कैसे करना है एक बार, ठीक है? एक ये कर लेना। अगला, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसमें भी जैसे हमने अभी किया था वैसे कर सकते हो इसको। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ sin x = x/100। हमने अभी जो सॉल्व किया था वो x/10 के लिए किया था। तो उसका अगर तुम्हें लॉजिक क्लियर हो गया कि मैंने कैसे किया है, तो मैं उसको थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूँ और मैं sin x = x/100 कर दे रहा हूँ। अगर इसमें से कुछ बच्चे करना चाहें तो वो इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं, अगर तुम कोशिश करोगे तो यू कैन आल्सो जनरलाइज sin x = x/n, n इज अ नेचुरल नंबर। लेकिन अगर जनरलाइज करो ना करो वो तो अलग बात है, इस वाले को जरूर सोल्व कर लेना, मतलब अटेम्प्ट कर लेना।
सॉल्व ना भी हो तो कोई बात नहीं, अटेम्प्ट कर लेना। तो एक बार मेरी वीडियो लेक्चर को रिवाइज करके अच्छे से जो जो कंसेप्ट हमने टच किया उनको एक बार देख के किताबों में इन तीनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके अगली क्लास के लिए प्रिपेयर्ड रहना। मैंने जानबूझ के इस बार मंडे को क्लास लेने के बाद आज सैटरडे को ली थी, 4-5 दिन का गैप दिया था। उसका कारण इसलिए था कि कुछ बच्चे नए एंटर किए हैं, नए ज्वाइन किए हैं, तो उनको मैं चाहता था कि वो लोग एक बार बेसिक वीडियोस देख लें जो हमारे मॉडल्स वाले ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले हैं। तो अब ये वाला ग्राफ शुरू कर दिया, अगली क्लास हम ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ करेंगे, देन वी विल गो इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपीजीपी एंड देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बीच में लॉगरिथम एएमजीएम वगैरह थोड़ा बेसिक के कंसेप्ट है वो भी करा दूंगा। हाँ बोलो बेटा, कोई कुछ पूछ रहा है? सर x का 100 का ज्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा? एक्स बाय 100 का ज्यादा बड़ा हो जाएगा। हाँ तो कोई बात नहीं, बना लेना, थोड़ा कोशिश करो। इतना बड़ा कैसे बनाएंगे सर? अरे यार तू क्या बात कर रहा है, देख तू मैं सोल्व करवाएगा मुझसे क्वेश्चन यहाँ पे अभी। ऑब्जर्व कर नहीं सर, लेना ना, इतने दे दो बस। ऑब्जर्व कर लेना ना यार। देख मैं बताता हूँ क्या करूँगा, ये बना देना साइन एक्स ऐसे करके, ऐसे डॉट डॉट छोड़ देना बीच में, फिर साइन एक्स बना लेना। तो क्या देना कि ये 28 पाई है, ये 30 पाई है, ये 32 पाई है, उस तरीके से बना लेना। तो ऐसे करके ना डॉट डॉट छोड़ देना ना बीच में, तो पता चल जाएगा कैसे करना। ठीक है, इस तरीके से 1 की लाइन बना लेना, तो देख लेना 100 कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों हमने बहुत बेसिक लेवल से शुरू किया है और धीरे धीरे अब हम बिल्डअप कर रहे हैं। मुझे लगता है 1 महीना लगेगा, जब तक तुम लोग सेंटर पे आओगे तब तक हम लोगों का बेसिक क्लियर होके और हम लोग तैयार होंगे अपना हवाई जहाज को टेक ऑफ करने के लिए। तो ये जो टाइम घर पे बिता रहे हो इसमें अच्छे से खूब बेसिक मैथ्स करो और बेसिक फिजिक्स और बेसिक केमिस्ट्री करो। सितंबर चल रहा है, अक्टूबर में तुम लोग आ जाओगे मेरे ख्याल से सेंटर पे, तो अक्टूबर में आके हम लोग फिर गाड़ी चला देंगे। ठीक है, अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना मैं फिर इसको वाइंड अप करूंगा। सर 6 अक्टूबर का टाइम दिए हैं सर, उसमें कोई डिले या फिर टेंटेटिवनेस का? बेटा मेरे ख्याल से दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि असली प्रॉब्लम आ रही थी, हम तो 6 सितंबर से शुरू करने की सोच रहे थे इसी महीने, लेकिन असली प्रॉब्लम आ रही थी कि जो पिछले साल के बच्चे हैं जो एडवांस देंगे अभी, उनका क्या करें? वो बेचारे घर जाएंगे, फिर वो पढ़ाई इम्पैक्ट होती है। तो कॉल ये ली गई कि ये काम करते हैं, इन बच्चों को अभी एडवांस के लिए पढ़ाई होने दो, क्योंकि इकट्ठे ग्रुप में बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छा रहता है, माहौल अच्छा रहता है। और बाकी जो बच्चे आ रहे हैं उनको फिर, क्योंकि 3 अक्टूबर को एडवांस हो जाएगा तो 4-5 तक ये निकल जाएंगे सारे। तो 4-5 को निकल के 6 तारीख को या 7 तारीख को, मतलब मेरे ख्याल से उसके आसपास शुरू हो जाएगा। एडवांस खत्म होने के तुरंत बाद तुम लोगों को बुलाने का ऑब्जेक्टिव है मैडम का, तो आई डोंट थिंक उसमें डिले होने का कोई पॉइंट है। अब हो जाना चाहिए शुरू, लेकिन जब तक तुम लोग यहाँ नहीं आते हो एक बार अपना बेसिक लेवल पे रिवाइज करते रहो, किताबें वगैरह नेट से पढ़ो, गूगल पे उसमें बहुत है यार, यूट्यूब पे डालो कि बेसिक मैथ्स फॉर आईआईटी जेईई, बेसिक ग्राफ फॉर आईआईटी जेईई, बेसिक फिजिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स, करना शुरू करो, दिखना शुरू हो जाएगा। सर थर्ड वेव आ गई तब भी बुला लेंगे। भाई अब तू ऐसी बात कर रहा है, तुझे भी पता है इसका आंसर। सर हाँ बेटा। सर ट्रिग्नोमेट्री सबसे लास्ट में होगी, एकेडमिक कैलेंडर में देखा था, तो मतलब सही में सबसे लास्ट में होगी ये? बेटा देख, ट्रिग्नोमेट्री का चक्कर क्या है, ट्रिग्नोमेट्री आईआईटी में सीधी आती नहीं है आजकल, कम आती है। एसओटी है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल और इनवर्स, वहां से एक आध क्वेश्चन आता है मुश्किल से। बाकी ट्रिग्नोमेट्री आती है मिक्स होके, अलजेब्रा में मिक्स कर देगा, कैलकुलस में मिक्स कर देगा। तो ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक नॉलेज है वो तो हम बेसिक मैथ्स में कर ही रहे हैं ना। बेसिक मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक ग्राफ पकड़ ले, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले पकड़ ले, इतना काफी है। ट्रिग्नोमेट्रिक डिटेल में जाना जो है वो आता नहीं है, एडवांस के लिए रेलेवेंट नहीं है। जेईई मेंस के लिए जरूर है, तो उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो वो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री एज सच एड में होगा, कैलेंडर के हिसाब से होगा। एडवांस के लिए एसओटी होगा एसेंशियली, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। बाकी उतनी आती नहीं है ट्रिग्नोमेट्री आजकल। ट्रिग्नोमेट्री में कॉस साइन टैन बेसिक पता होना चाहिए, ग्राफ पता होना चाहिए, आता कैलकुलस ही है और अलजेब्रा ही है। ठीक है सर। मैंने रिकॉर्डिंग रोक दी है क्योंकि क्लास खत्म हो गई है और हम लोगों की जनरल डिस्कशन चालू हो गया है। तो जनरल डिस्कशन कर लो, करना है तो किसी को कुछ पूछना है तो, लेकिन रिकॉर्डिंग रोक दी है मैंने। तो जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा, एक मिनट, जो वीडियो अपलोड करूंगा वो यहीं तक का होगा जो क्लास तक का था। बाकी पूछना है तो पूछ लो। बोलो बेटा क्या बोल रहे हो? अनूप पारस बोल रहे थे। हाँ सर असाइनमेंट की एक बार पूछ लेना। पारस मैं बोल दूंगा बेटा, मैंने भी बोल दिया, तुम भी मैडम को ग्रुप पे डाल दो एक बार। तो मैंने दोनों को बोल दिया, 2-3 बार बोल दिया है। एकेडमिक टीम को ही बोला है कि असाइनमेंट दे दो बच्चों को, तो वो दे देंगे मेरे ख्याल से आज भी, तो कल खुद बात कर रहे होंगे उसके बाद दे देंगे। नहीं तो तुम लोग नेट से पढ़ना शुरू करो, अभी तुम्हें मिल जाएगा, किताबें है नेट पे। सर सर जो असाइनमेंट हमको लेवल वाइज मिलेंगे या फिर सर ऐसी क्वेश्चन? नहीं असाइनमेंट लेवल वाइज होते हैं बेसिकली। जैसे बेसिक मैथ का असाइनमेंट होगा, ठीक है, तो बेसिक मैथ में एक टॉपिक हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के 8 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन सिंपल होगा, दूसरा मुश्किल होगा, तीसरा थोड़ा और मुश्किल होगा, इस टाइप से होंगे, ग्रेडेड ही होते हैं असाइनमेंट। सर कुछ डाउट थे सर, आपको व्हाट्सएप पे भेजे थे। अनूप मैंने डाउट्स भेजा, कुछ बच्चों को देख लिए थे, कुछ के नहीं देख पाया था मैं। तो तू एक काम कर, तूने अगर मुझे व्हाट्सएप पे डाउट, अच्छा 3 डाउट भेजे थे तूने मेरे ख्याल से, तगड़े तगड़े है ना, इनइक्वालिटी के। यस सर। हाँ भैया वो तो बहुत अच्छे अच्छे डाउट है, देख के पता चल गया था। ठीक है, मैं उन पर टाइम लगाता हूँ, मैंने ना अटेम्प्ट नहीं किया वो, मैं अटेम्प्ट करके तो को भेज दूंगा रिजल्ट। ठीक सर।
ठीक है बेटा, बाकी किसी और को कुछ करना है, भाट मारनी है, कुछ जनरल डिस्कशन करना है तो करो भाई। सर एडवांस के लिए सर बेसिक मैथमेटिक्स का कहाँ से करें? एडवांस के लिए बेसिक मैथमेटिक्स का बेटा देख, एक ग्राफ है, अरिहंत की किताब है ग्राफ की, ठीक है, उसके अलावा तो कोई भी किताब लेगा ना, अगर तू एमएल खन्ना उठाता है, टीएमएच उठाता है, अरिहंत की उठाता है, तो हर किताब के शुरू में होता है फंडामेंटल्स ऑफ मैथ्स। कैलकुलस की किताब उठाएगा अमित अग्रवाल की, उसमें भी होगा, शुरू शुरू में होते हैं, एक चैप्टर होता है फंडामेंटल्स ऑफ मैथ्स है क्वेश्चंस की। बेटा, उसमें होती है इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस होते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर के होते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू के होते हैं, ये सब चीजें होती है जो मैं करा रहा हूँ। मिल जाएंगे, और नहीं मिल रहे हैं तो ये मैडम को बोल दिया है मैंने, असाइनमेंट भेज देंगे तो हो जाएगी ये प्रॉब्लम सॉल्व। सर क्योंकि सर हमने वो प्रीवियस ईयर वाली बुक खरीदी थी ना, तो फिर सर उसमें तो ऐसा था नहीं 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 नहीं, प्रीवियस ईयर तो भाई टॉपिक बाय टॉपिक होगा, वो तो क्वालिटी क्वेश्चन शुरू होगा, उसके बाद धीरे धीरे बिल्डअप होगा। ये सब चीजें नहीं मिलेंगी वहाँ पे, ये तो तुम्हें यही मिलेंगी, मैं बोल देता हूँ, दोबारा बोल दूंगा असाइनमेंट के। तुम भी बोल दो ना, तुम ही, अरे पारस तुम ही बोल दो ना मैडम को, मीनाक्षी मैडम को मैसेज कर दो और बोल दो कि मैडम हमें प्रैक्टिस शीट दिलवा दीजिए जो टीचर लोग पढ़ा रहे हैं, खत्म बात। मैंने बोला था तो ऐसे बोले वी विल शेयर सून बस। हाँ तो बस ठीक है, अब शेयर सुना तो भैया इंतजार करते हैं। अब भगवान के घर से कब प्रसाद मिलेगा ये तो भगवान पे है ना यार, हम क्या कर सकते हैं बताओ। तेरी तो फोटो भी पारस, तूने इतनी अच्छी फोटो लगा रखी है अपनी डीपी, भगवान ही लगा रखे हैं तूने तो, बता। चलो और बोलो, किसी को कुछ पूछना है तो। सर नेक्स्ट क्लास कब होगी? बेटा मैं ले लूंगा, अभी वीडियो में ले लूंगा कि वेडनेसडे थर्सडे के आसपास ले लूंगा, जहाँ जैसी फ्री होऊंगा मैं डाल दूंगा सेशन में। ठीक है, अगली क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ करेंगे, तो एक बार बेसिक ग्राफ रिवाइज कर लेना, आज की क्लास रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, करूँ फिर मीटिंग एंड, क्लियर है? यस सर। चलो भाई, 1 2 3